गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी तक हमने क्या क्या किया है, बेसिक एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी में डिस्कस किया हमने। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमने कंप्लीट किया है साहू वाले बुक का। ठीक है। और तो इसके एक्सरसाइजेस आई होप सबने कर लिए होंगे ट्राई। देन दो असाइनमेंट था। तो एक असाइनमेंट 1 जो है उसमें सारे जैम के क्वेश्चंस थे। और असाइनमेंट 2 जो है, तो जो असाइनमेंट 2 था, वो एक्चुअली उसमें मोस्टली जे डबल ई के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। बट वो हेल्प करेगा, सॉल्व करोगे तुम्हारी तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो टाइम दो एंड सॉल्व करो। जब हो जाए सो वी कैन कीप डाउट क्लास। सो लाइक जब सब लोग सॉल्व कर लेंगे तो मैं एक डाउट क्लास रखूंगा, देन हम डिस्कस कर सकते हैं। लाइक संडे उनडे को, या फिर किसी छुट्टी के दिन, या बीच में भी रख सकते हैं। लेकिन मेक श्योर यू सॉल्व, क्योंकि तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हें आएगा। ओके। तो अभी क्या थर्ड चैप्टर स्टार्ट करें साहू का, या तुम लोगों को पीछे से पूछना है कुछ? बताओ। तुम चैट में भी लिख सकते हो, तुम चैट ऑन है, सो यू कैन राइट इन चैट। और अनम्यूट करके बता भी सकते हो। थर्ड चैप्टर स्टार्ट करें। थर्ड चैप्टर जो साहू वाली बुक में है, वो रैंडम वेरिएबल है। रैंडम वेरिएबल एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। बताओ भाई, हाँ ना बोलो कुछ। ओके, तो रैंडम वेरिएबल स्टार्ट करें। ऐसे जो अब तक हमने किया है बेसिक से, उसमें बाइनोमियल थोड़ा देख लेना। बाइनोमियल आगे डिस्कस करेंगे। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड कर दोगे तो एग्जाम में मोस्टली 8-10 नंबर के क्वेश्चन जैम में मिल जाते हैं। मतलब 6 to 10 के बीच का आता ही है। तो 3-4 क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे ही कम से कम जैम के पेपर में, एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी का, किसी भी साल के पेपर में। तो इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि मोस्टली सबको आता ही है। तो अगर तुम्हें नहीं आएगा तो ये तुम्हारे लिए दुख की बात है। मतलब कोई ना कोई स्कोर करेगा ही ना। तो ठीक है, इसको अच्छा कर लेना। एंड ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर। और थोड़े पार्टिसिपेट करो, ठीक है? फिर से मैं कह रहा हूँ कि अपने साथ नोटबुक पेन लेके बैठो, और घर में ऐसी जगह बैठो जहाँ कम डिस्टर्बेंस हो, सो दैट यू कैन स्पीक ऑल्सो। सो इंटरेक्ट करोगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी और तुम्हें भी। वरना लेक्चर्स तो यूट्यूब पे बहुत सारे अवेलेबल है, यहाँ से सीखने वालों के लिए कोई कमी नहीं है ना, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ तुम क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, एंड उससे बाकी लोगों का भी फायदा होगा। ठीक है, चलो। तो थर्ड चैप्टर जो साहू वाली बुक का है, चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। और अगर तुमने ये दोनों फिनिश नहीं किया है तो थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल निकाल के करो। मतलब डेली लाइक 10-20 क्वेश्चन सॉल्व करो, हो जाएगा। ठीक है। अगर 10 क्वेश्चन भी करोगे तो महीने में 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। इस तरह से, या जैसे थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हो, लेकिन सॉल्व करो, ठीक है? और डाउट्स हो सो यू आस्क मी, तो क्लास रख लेंगे, ठीक है? सो अभी स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पहले रैंडम वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं। ओके। सो तुम लोगों में से रैंडम वेरिएबल का नाम सबने सुना ही होगा। सो कोई मुझे बताओ रैंडम वेरिएबल क्या होता है, अपने वर्ड में। गलत सही बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी तुम्हें याद आ रहा है, मतलब तुमने पढ़ा होगा ना। Sir, a variable which defines how the task implicated all the implications of a task. ओके, इम्प्लीकेशन बता, हाँ ठीक है। बाकी बताओ, बाकी लोग। तो अपने अपने हिसाब से तुम सोच सकते हो। अगर तुम्हें रैंडम वेरिएबल भी नहीं पता है तो दुख की बात है ना। तो तुमने सुना होगा ना, अब तक तो सबने सुना ही होंगे क्या होता है।
12th में भी था ये, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रैंडम वेरिएबल का ही फाइंड करते हैं हम, तो हमने इसलिए डिस्कस नहीं किया है बाइनोमियल को कि वो रैंडम वेरिएबल बेस्ड है। तो वो 12th क्लास में ऐसे ही उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, देन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उसमें है। तो सबने 11 12th में पढ़ा होगा, 12th में स्पेशली। एंड देन बीएससी जिनका स्टैट्स में, जिनका मैथ्स में भी अगर प्रोबेबिलिटी का कोर्स रहा होगा तो पढ़ा ही होगा। तो जस्ट मैं जानना चाहता हूँ तुम लोग किस लेवल तक जानते हो। तो एक ने बताया, बाकी A real valued function which domain is real and range is sample space. That is all. डोमेन इज रियल नंबर, रेंज इज सैंपल स्पेस। ओके, थोड़ा सा उल्टा हो गया, इंटरचेंज होगा। ठीक है, मतलब ट्राई किया, इट्स अ गुड थिंग ना। आई ऑलवेज अप्रिशिएट द पर्सन हु आस्क क्वेश्चन और हु ट्राई टू आंसर, है ना। वो जो डेयर है ना, वो सब में नहीं होता है ना, स्पेशली ऑनलाइन क्लास में तो बहुत ही कम। बस, तो ये सही डेफिनेशन बताने की कोशिश किया है, बस वो इंटरचेंज हो गया डोमेन और रेंज, और डोमेन और कोडोमेन। बट वो परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, वो लोअर क्लास में हम पढ़ते हैं, लेकिन अभी जो है थोड़ा सा डेफिनेशन एक्सटेंडेड है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है मैथमेटिकल फॉर्म में। तो लाइक अगर मैं डिफाइन करूं, सो लेट, मान लो ओमेगा बी द सैंपल स्पेस of an experiment and सिग्मा फील्ड को हमने एफ लिया था, स्क्रिप्ट एफ इस तरह से कुछ ले लो। तो बाद में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो सिग्मा फील्ड को कुछ और भी ले सकते हो। चलो इस तरह से अभी एफ लेके चल रहे हैं, एफ ही है। सो एफ इज सिग्मा फील्ड, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, या ये सैंपल स्पेस। क्या होता है सिग्मा फील्ड, पता है सब लोगों को। सिग्मा फील्ड इज अ कलेक्शन ऑफ like मतलब you can say subset of collection of subsets of omega that satisfy three condition, वो था, तुम्हें डेफिनेशन पढ़े होंगे। सो सिग्मा फील्ड जो है वो कलेक्शन है सबसेट्स ऑफ ओमेगा का, जो जैसे लाइक इसमें एम्प्टी सेट होगा, ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट होगा, A1 A2 है तो A1 यूनियन A2 होगा, A1 A2 A3 है तो A1 यूनियन A2 यूनियन A3 होगा। ये तीन कंडीशन थे। तो F जो है सिग्मा फील्ड है। और सिग्मा फील्ड का इंपॉर्टेंस क्यों है यहाँ पे, क्योंकि सिग्मा फील्ड का जो एलिमेंट्स हैं वो इवेंट्स हैं। ठीक है, सिग्मा फील्ड के जो एलिमेंट्स हैं वो इवेंट्स हैं। चलो जैसे अब हम बात करते हैं, अब रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना है। तो अ रैंडम वेरिएबल, सो एक्चुअली ये फंक्शन है, इज अ फंक्शन एक्स फ्रॉम, तो इसका जो डोमेन होता है वो सैंपल स्पेस होता है, और जो रेंज होता है वो रियल नंबर होता है। मतलब क्या है, रैंडम वेरिएबल क्या करता है, ओमेगा क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स है। तो ओमेगा में आउटकम्स होंगे, मतलब जो एलिमेंट्स हैं ईच एलिमेंट। तो रैंडम वेरिएबल क्या करता है, ईच एलिमेंट को किसी रियल नंबर से असाइन करता है। मतलब यू विल गेट अ रियल नंबर करस्पॉन्डिंग टू ईच आउटकम ऑफ द सैंपल स्पेस। सो एक्स एक फंक्शन है, तुम यहाँ एफ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब स्टैंडर्ड नोटेशन एक्स है, जैसे हम एक्स फॉलो करते हैं, लाइक इट इज अ फंक्शन। सो हम एक्स से मोस्टली डिनोट करते हैं हमेशा। सो हमने एक्स लिया, एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल, इज अ फंक्शन एक्स फ्रॉम ओमेगा टू आर सच दैट, सो यहाँ डेफिनेशन एक्सटेंड हो जाता है, सच दैट x इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू x, दिस बिलोंग्स टू सिग्मा फील्ड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा तुम लोगों के लिए मे बी। सो रैंडम वेरिएबल क्या है, फंक्शन है x से r में, इस तरीके से कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, x इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू x, दैट मस्ट, ये एक्चुअली एक सेट है, ये तुम्हें दिख रहा होगा, ये एक सेट है एक्चुअली, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या है। तो ये एक सेट है और ये सेट सिग्मा फील्ड में होना चाहिए। और ये सेट एक्चुअली क्या है, ये कुछ नहीं है, इवेंट है। ये कहना चाह रहा है दिस मस्ट बी इवेंट। इवेंट क्या होता है बताया मैंने, इवेंट क्या है, सिग्मा फील्ड के जो एलिमेंट्स हैं वो इवेंट है। जैसे मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल से। अच्छा, इस नोटेशन का क्या मतलब है। सो डेफिनेशन हो गया, वेयर ये जो नोटेशन है इसका मतलब ये हुआ एक्स इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू एक्स का मतलब हुआ
वो सारे आउटकम्स जिसके लिए कैपिटल एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स है। इस नोटेशन का मतलब ये है। इनवर्स में जैसे मैं अगर कैलकुलस टर्म में बताना चाहूँ तो कैलकुलस टर्म में अगर एफ इनवर्स कोई सेट ए है, मान लो ए कोई सेट है, तो एफ इनवर्स ए कैसे डिफाइन करते हो तुम लोग? एक्स सच दैट एफ एक्स बिलोंग्स टू ए, इस तरीके से। तो वही चीज यहाँ किया, ये ए के प्लेस पे क्या है, एक सेट है, इंटरवल है माइनस इंफिनिटी से एक्स का, तो ये कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स होना चाहिए। मैं लिखूंगा दिस सेट बिलोंग्स टू ए, वही बात है। तो ये कैलकुलस में ये चीज है, इसी को यहाँ यूज किया गया है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो सारे आउटकम्स जिसके लिए एक्स की वैल्यू इससे छोटी है, एंड दिस मस्ट बिलोंग टू सिग्मा फील्ड। तो वो जो आउटकम्स के कलेक्शन होंगे वो सिग्मा फील्ड में होने चाहिए, मतलब वो इवेंट होना चाहिए जिसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सके। बस ये है। तो इतना ज़्यादा सीरियसली डेफिनेशन को जरूरत नहीं है लेने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्यों। बट हाँ, अगर जैसे रिसर्च में इसका थोड़ा इंपॉर्टेंस है, बट अभी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उतना तुम्हें मतलब सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस तुम्हें याद रखना है कि रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है ओमेगा टू आर, मतलब हर आउटकम के करस्पॉन्डिंग एक रियल नंबर प्रोड्यूस करता है रैंडम वेरिएबल। जैसे एक एग्जाम्पल को, इसी डेफिनेशन को मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ। जैसे, और ये क्या बोला है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो देखो, जैसे चलो एक एक्सपेरिमेंट लेता हूँ, टॉसिंग अ क्वाइन, वो चलो सिंबल टॉसिंग अ क्वाइन, एक ही क्वाइन को टॉस किया। तो सबको पता है सैंपल स्पेस हेड या टेल, सबको पता है सिग्मा फील्ड, तो मैं एफ यहाँ क्या लूँ, एफ यहाँ मैं सिग्मा फील्ड ले रहा हूँ, ठीक है। तो एफ हमारा सिग्मा फील्ड है। तो सिग्मा फील्ड यहाँ पे क्या लेना चाहते हो तुम, जैसे हमने डिफाइन किया था अलग अलग केस में, या तो 2 एलिमेंट होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा, इस तरह से। तो यहाँ तो पावर सेट जो इसके लोगे तो उसमें कितने एलिमेंट आएंगे, 2 की पावर 2, 4 एलिमेंट आएगा। तो उसी को हम कंसिडर कर लेते हैं सिग्मा फील्ड 5 सेट कंटेनिंग एच, सेट कंटेनिंग टी, सेट कंटेनिंग एच टी। ये हमारा सिग्मा फील्ड है, ठीक है। मतलब यहाँ कुछ नहीं किया मैंने, बस पावर सेट ऑफ ओमेगा ले लिया है। तो ये लार्जेस्ट सिग्मा फील्ड होता है और मोस्टली यही कंसिडर होता है बाई डिफॉल्ट, ठीक है। हमेशा अगर नहीं कुछ भी गिवन है तो वो यही है, सिग्मा फील्ड क्या है, पावर सेट ऑफ ओमेगा है। किसी क्वेश्चन में नहीं गिवन है, किसी क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो बाय डिफॉल्ट पावर सेट ऑफ ओमेगा है सिग्मा फील्ड। तो इसमें सारे एक्चुअली, अब ये सब क्या है, ये सब इवेंट है, मतलब ये सब क्या है, सबसेट है सैंपल स्पेस जिसको हम इवेंट बोलते हैं, और वही सबसेट एलिमेंट होता है सिग्मा फील्ड का। तो अब आते हैं उस पे। अब एक्स में डिफाइन कर देता हूँ, मान लो एक्स हमने डिफाइन कर लिया, ये क्वेश्चन में डिफाइन होता है जैसे नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स। तो पहले तो ये बताओ, जैसे हमने कॉइन को एक बार टॉस किया तो हेड मुझे कितनी बार मिल सकता है, एक बार हमने कॉइन को टॉस किया तो हाउ मेनी टाइम्स आई कैन गेट हेड, ऑल पॉसिबिलिटी, Sir, 0 times or 1 time. या 0 या 1, या तो टेल मिलेगा मतलब हेड नहीं मिलेगा, या हेड मिलेगा तो एक हेड है। सो 0 और 1। अब हमें मान लो चेक करना है कि क्या ये रैंडम वेरिएबल है। क्वेश्चन ये है कि सपोज हम डेफिनेशन में वेरीफाई करने के लिए, बस मैं वेरीफाई करता हूँ डेफिनेशन को, कि उसने कहा एक फंक्शन होना चाहिए, ओके तो ठीक है, तो हम चेक करते हैं हमारा ये फंक्शन है क्या। तो हम क्या करते हैं, एक्स इज अ फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू आर, मतलब हर आउटकम ओमेगा के, मतलब ओमेगा का जो एलिमेंट्स है उसको हम आउटकम बोलते हैं। तो उस ओमेगा जो कैपिटल ओमेगा है उसके आउटकम्स के करस्पॉन्डिंग एक रियल नंबर प्रोड्यूस करेगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, हमारे पास ओमेगा में 2 आउटकम है बस, हेड टेल। तो एक्स ऑफ एच, तो एक्स का मतलब था नंबर ऑफ हेड्स, तो नंबर ऑफ हेड करस्पॉन्डिंग टू एच, तो अगर हेड आया तो मेरे पास एक हेड होगा। और एक्स करस्पॉन्डिंग टू टी, तो एक्स था नंबर ऑफ हेड्स, तो टी में तो हेड है नहीं, मतलब 0। तो मतलब ये एक फंक्शन है, ये दिखाने का मतलब क्या है, एक फंक्शन है जो सैंपल स्पेस के हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक रियल नंबर प्रोड्यूस कर रहा है। 1 एंड 0 यहाँ पे है। अब जैसे मान लो मुझे ये वेरीफाई करना है, ओके एक्स इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू एक्स, क्या वो सिग्मा फील्ड में है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये सिग्मा फील्ड में होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इसको जरा करके देखते हैं। तो चलो, जैसे क्या है, अगर मैं एक्स इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू एक्स, इसको मैं लिखा था, मतलब ये लिखा था आउटकम्स सच दैट एक्स ओमेगा इज, ये जो स्मॉल ओमेगा है ये आउटकम्स है सैंपल स्पेस का, कैपिटल ओमेगा कलेक्शन है, लेस देन इक्वल टू एक्स। चलो जैसे मैं तुम्हें कुछ नंबर्स देता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ चलो एक्स को तुम ले लो, स्मॉल एक्स को, चलो स्मॉल एक्स मेरा अगर सपोज
चलो -1 है मान लो, तो बताओ इसके लिए मुझे इस सेट का आंसर क्या आएगा, एक्स इनवर्स -∞ टू -1, ये सेट कौन सा होगा, इसमें क्या क्या आउटकम्स आएंगे, सोचिए बताओ। इसमें तुम x की जगह -1 रख दो। अब डिसाइड करो कि सैंपल स्पेस में ऐसा कौन कौन से आउटकम्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये कुछ ऐसा होगा, आउटकम्स सच दैट x ओमेगा लेस देन इक्वल टू स्मॉल x मैंने यहाँ -1 लिया है। अब आप देखो ऐसे कितने आउटकम्स हैं जिसके करस्पॉन्डिंग कैपिटल X की वैल्यू -1 से कम आती है या -1 आती है, कोई है क्या? -2 -3 ऐसे होगा। हाँ यू आर राइट, एक्स की वैल्यू -2 -3 कुछ भी हो सकती है। अब जैसे हमें ये देखना है कि इस ओमेगा में ऐसा कौन सा आउटकम है, कौन सा एलिमेंट है, दो एलिमेंट है एच टी, तो किसके करस्पॉन्डिंग मुझे मतलब ये सेट क्या होगा, आगे मुझे इसमें आउटकम्स लिखना है। ये जो है ना ये आउटकम है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, स्मॉल ओमेगा जो है। तो बताओ इसमें कौन सा एलिमेंट आएगा, कोई एलिमेंट आएगा क्या सैंपल स्पेस का, चेक करो। मतलब अच्छा एक्स की वैल्यू -1 से छोटी हो सकती है क्या, देखो हमारे पास यहाँ पता है मुझे एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 1 या 0, तो -1 से कम तो हम्म नहीं नहीं हो सकती सर। हाँ तो नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट क्यों है, क्योंकि ऐसा मेरे पास जो रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स की वैल्यू -1 से छोटी है ही नहीं, तो दिस इज द इम्पॉसिबल केस। तो इसका मतलब क्या है कि वो एम्प्टी सेट हुआ। अब क्वेश्चन ये होता है कि क्या ये सिग्मा फील्ड में है, तुम्हें ये चेक करना है। मैंने -1 चूज किया है, तुम कुछ भी ले सकते हो, -∞ से लेके +∞ तक कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करो, और उसके लिए ये जो जो भी सेट आएगा, ये एक सेट है, ये सेट ये वाला आया। यहाँ मैंने जैसे लिखा कि हमें क्या लिखना था कि कौन सा आउटकम इसको सेटिस्फाई करा, कोई आउटकम ऐसा है ही नहीं, मतलब ये नल सेट है, मतलब एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट आ गया, क्या ये एम्प्टी सेट सिग्मा फील्ड में है, तो जो हमने डिफाइन किया है वो एम्प्टी सेट सिग्मा फील्ड में होगा, यहाँ है एक्चुअली। अगर कोई और सिग्मा फील्ड होता तो ऑब्वियसली सिग्मा फील्ड की डेफिनेशन ही है, फाई तो होगा ही हमेशा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, मैं दूसरा इसी को एक्सटेंड करता हूँ। चलो एक्स की जगह हम 0 ले लेते हैं। अब बताओ एक्स इनवर्स -∞ टू 0, मतलब आउटकम सच दैट एक्स ऑफ ओमेगा इज लेस देन इक्वल टू 0। मतलब इसका मतलब हुआ कैपिटल ऐसे आउटकम्स तुम्हें ढूंढने हैं सैंपल स्पेस में जिसके करस्पॉन्डिंग कैपिटल एक्स की वैल्यू 0 हो या 0 से कम हो। तो देखो 0 तो थी किसी थे, है ना, तो किस आउटकम के करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू 0 थी, टेल टेल। तो ये जो सेट होगा दिस सेट विल कंटेन टेल। क्यों, क्योंकि टेल के करस्पॉन्डिंग जो कैपिटल एक्स की वैल्यू है वो 0 है, एंड 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, मतलब कैपिटल एक्स या तो 0 होगा या 0 से कम होगा। तो 0 से कम के लिए तो कोई आउटकम है नहीं, क्योंकि एक्स की वैल्यू या तो 0 है या 1 है। तो यहाँ पे क्या मिला मुझे, ओके टेल दिस इज अ सेट कंटेनिंग टी, दिस इज द सेट कंटेनिंग टी, बिकॉज x विल टेक 0 एट t। तो ये बोल रहा है ओमेगा का मतलब आउटकम्स, वैसे कौन कौन से आउटकम्स हैं जिसपे ये चीज हो रहा होगा। ओके जैसे अभी मैं और बढ़ाता हूँ, जैसे x को मैं अगर 0.5 ले लूँ तो फिर क्या होगा, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। डेफिनेशन कहता है कि x इनवर्स -∞ टू x मस्ट बी इन सिग्मा फील्ड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। तो x अगर हम 0.5 ले रहे हैं तो -∞ से 0.5 या 1/2, तो इसका मतलब हुआ वो सारे आउटकम्स जिसके लिए x ओमेगा लेस देन इक्वल टू हाफ होगा। अब क्या आउटकम आएगा, अभी 0 ही आएगा। हाँ तो मतलब x की वैल्यू 0 ही हो सकती है पॉसिबल, क्योंकि हाफ से छोटा x क्या क्या ले सकता है, तो x या तो 0 लेता है या 1 लेता है, तो 0 वाला यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है। ओके 0 लेस देन हाफ, ओके तो 0 के करस्पॉन्डिंग कौन सा आउटकम था, तो मतलब 0 टेल पे आ रहा था, मतलब टेल पे नंबर ऑफ हेड्स 0 है। ओके जैसे चलो x को मैं अगर अब 1 ले लेता हूँ तो देखो क्या होगा, x इनवर्स -∞ टू 1, इसका मतलब हुआ ओमेगा सच दैट x ऑफ ओमेगा इज लेस देन इक्वल टू 1। अब देखो ऐसे कौन कौन से आउटकम्स हैं जहां पे कैपिटल x की वैल्यू 1 से कम है या बराबर है,
तो आउटकम को यहाँ देखना है। ओके, कौन कौन सा आउटकम था इसमें? 2 ही आउटकम है, हेड या टेल। तो दोनों आ रहे हैं। हेड पे 1 है, टेल पे 0 है, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब इस सेट में हेड भी आएगा और टेल भी आएगा। अब आपको ये डिसाइड करना होता है कि जो सेट आ रहा है क्या ये बिलोंग करता है सिग्मा फील्ड में। तो यस, हमने जो सिग्मा फील्ड बनाए हैं, देखो ये जो हमारा सिग्मा फील्ड था, पावर सेट लिया था मैंने। तो जो लोग नए लोग हैं जिनको सिग्मा फील्ड नहीं पता है, तो वो फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया, मे भी सेकेंड लेक्चर में डिस्कस किया है सिग्मा फील्ड क्या होता है। तो एक बार देख लेना, क्योंकि थोड़ा सा तुम्हें नया लग रहा होगा तो नया मुश्किल लग रहा होगा। सो एक यहाँ पे क्या हुआ, तो क्या हमने जो हमारा ये सेट है क्या ये सिग्मा फील्ड में है? यस, ये सिग्मा फील्ड में है। दिस बिलोंग्स टू सिग्मा फील्ड, दिस बिलोंग्स टू सिग्मा फील्ड, दिस बिलोंग्स टू सिग्मा फील्ड। इनफैक्ट हम एक्स कुछ भी लेंगे तो अपनी मर्जी से कोई भी अपना फेवरेट नंबर उठा लो, कोई भी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, कोई भी नंबर उठा लो। उसके लिए ये वाला जो सेट है वो सिग्मा फील्ड में बिलोंग करना चाहिए। मतलब ये इवेंट है एक्चुअली। लाइक एक्स को मैं अगर 10 ले लेता हूँ तो कोई बात नहीं, एक्स इनवर्स माइनस इन्फिनिटी से 10 क्या होगा, ओमेगा सच दैट एक्स ओमेगा लेस देन इक्वल टू 10। फिर से मुझे ये देखना है कि ऐसा कौन कौन से आउटकम्स हैं जिसके करस्पॉन्डिंग जो कैपिटल एक्स है वो 10 से छोटी है। हमारे पास तो 0 है या 1 है इस एग्जाम्पल में, तो ये आएगा। ओके, फिर दोनों आ जाएगा, तो एच टी, इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, और ये सिग्मा फील्ड में है। तो कोई भी लोगे तो यही वाला सेट आएगा, मतलब मेनली इन्हीं में से कोई एक आएगा। और ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये होता है कि दिस मस्ट बिलोंग टू ओमेगा। सो ये एक इवेंट है, दिस मस्ट बिलोंग टू एफ, एफ मतलब सिग्मा फील्ड। तो सिग्मा फील्ड के एलिमेंट इवेंट है, तो ऐसा होगा ही, बस ये डेफिनेशन है। मैं एक और एग्जांपल लेकर वेरीफाई कर देता हूँ। तो इसको अगर ऐसे मुझे लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो अगर एक्स इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू स्मॉल एक्स था, इस एग्जाम्पल में एक साथ लिख देता हूँ। तो इसमें क्या था, ये होगा एम्प्टी सेट अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है, और ये आया था सेट कंटेनिंग सी अगर एक्स की वैल्यू आप 0 या 0 से ज़्यादा लेते हैं, एक मिनट, और 1 से छोटा लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू 0 या 0 से ज़्यादा लेते हैं और 1 से छोटा लेते हैं। फिर ये सेट आपका एच कॉमा टी आएगा अगर एक्स की वैल्यू आप 1 से ज़्यादा लेते हैं या 1 लेते हैं। तो यहाँ इन्फिनिटी से छोटा हो गया समझिए। तो 1 से इन्फिनिटी में कुछ भी लोगे, इधर माइनस इन्फिनिटी से 0 में कुछ भी लेंगे तो वैल्यू 5 आएगी। एक्स 0 से 1 के बीच में लेंगे तो ये आएगा सेट कंटेनिंग 10, और एक्स की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा लेंगे तो मुझे इसकी वैल्यू आएगी हेड टेल कंटेनिंग बोथ। एंड आप देखेंगे ओके ये तीनों सेट सिग्मा फील्ड में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इसका मतलब कि ये जो है, ये जो हमने एग्जांपल अभी कंसीडर किया है वो सेटिस्फाई करता है रैंडम वेरिएबल की कंडीशन को। दिस बिलोंग्स टू एफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स। ये थर्ड वाला कंडीशन मेरा क्वेश्चन, थर्ड वाला कंडीशन ओके, थर्ड में देखिए इसने कहा एक्स कोई भी नंबर सेलेक्ट करो 1 या 1 से ज़्यादा। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने एक्स को 1 लिया था, ये एक्स को 1 लिया था, तो ये सेट है एक्स इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू 1, मतलब ओमेगा सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। और हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो सैंपल स्पेस में 2 ही आउटकम है, तो एच के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 थी क्योंकि एक्स है नंबर ऑफ हेड्स, टी के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 है। अब हमें आउटकम्स देखना है, ठीक है, उस नंबर के करस्पॉन्डिंग। तो कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है, तो उसके लिए कौन कौन आउटकम है? तो हेड पे 1 आया था, टेल पे 0 आया था, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, तो दोनों आउटकम इसमें आ जाएंगे। इनवर्स इमेज को ले रहे हैं तो पीछे अब कुछ भी 10 लिया मैंने, जैसे देखो 10, तो एक्स इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू 10, तो ओमेगा सच दैट एक्स ऑफ ओमेगा इज लेस देन इक्वल टू 10। अब देखना है फिर से मुझे ऐसी कौन कौन सी आउटकम्स हैं जिसके लिए रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 10 से कम आई है। तो रैंडम वेरिएबल 0 या 1 ही है, तो जो भी आउटकम है सबके लिए 1 10 से कम ही आएगी, तो दोनों इसमें आ गया। एक और मैं एग्जांपल देता हूं, इससे और क्लियर होगा। चलो एक कॉइन की जगह अब मैं 2 कॉइन कर देते हैं। क्या करते हैं, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस या 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, वो सेम बात होगा। ओके, तो हम लोग सैंपल स्पेस सब लोग जानते हैं, फाई सेट कंटेनिंग एच, सॉरी वो मैं सिग्मा फील्ड लिख रहा था। सो ओमेगा हमारा होगा 2 कॉइन को टॉस किया है, तो बोथ कॉइन कैन शो हेड, 1 हेड 1 टेल, 1 टेल 1 हेड, और बोथ कैन शो टेल। ओके, तो ये आया हमारा सिग्मा फील्ड, सॉरी सैंपल स्पेस। अब मुझे क्या लिखना है, मैं सिग्मा फील्ड डिफाइन कर देता हूँ पहले ही।
अब देखो इसके कई सारे सिग्मा फील्ड हो सकते हैं, है ना। जैसे मान लो ये सिग्मा फील्ड है, तो सिग्मा फील्ड पे डिपेंड करेगा कि वो रैंडम वेरिएबल है कि नहीं है। जैसे एक सिग्मा फील्ड आप ये भी ले सकते हैं, फाई कोमा ओमेगा। दूसरा सिग्मा फील्ड हम ये भी ले सकते हैं, फाई सेट कंटेनिंग एच एच, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट। हमने बताया था ना, या तो 2 एलिमेंट होगा, या 4 होगा, या 8 होगा, या 16 होगा। सिग्मा फील्ड में हमेशा 2n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो इस तरीके से, तो इसके जो पावर सेट आएंगे उसमें 16 एलिमेंट्स होगा। किसके पावर सेट? कैपिटल ओमेगा के। मतलब सैंपल स्पेस के पावर सेट अगर लोगे तो उसमें टोटल 16 आउटकम्स होंगे। वो लार्जेस्ट सिग्मा फील्ड होगा। 2 एलिमेंट का सिग्मा फील्ड भी हो सकता है, 4 एलिमेंट वाला भी हो सकता है, 8 एलिमेंट वाला भी हो सकता है, 16 एलिमेंट वाला भी हो सकता है। तो ये लार्जेस्ट सिग्मा फील्ड है। तो इसके लिए तो एक्स कुछ भी डिफाइन करोगे रैंडम वेरिएबल हो ही जाएगा, क्योंकि उसके सारे सबसेट्स आ गए सिग्मा फील्ड में। बाकी के लिए प्रॉब्लम होगा। तो मेनली इस लेवल पे जो होता है हमारा सिग्मा फील्ड, वो सैंपल स्पेस ही है, तो आसान रहता है। ये सिग्मा फील्ड वन ये समझ में नहीं आया सर। जैसे अ- अगर कॉइन हम टॉस कर रहे हैं, हम्म। हाँ, तो ये जो ओमेगा है वो हम लोग को मतलब मिलेगा जो भी है। हाँ, ये आपको इसमें पता होगा पहले से। 2 कॉइन को टॉस किया या एक कॉइन को 2 बार किया तो हेड हेड आ जी, सकता है, हेड टेल या टेल हेड या टेल टेल। हाँ। हाँ। तो ये जो आप बता रहे थे 2n करने के मतलब 16 कैसे एलिमेंट होंगे, ये नहीं समझ में आ रहा है। ओके ओके। तो आपकी कौन सी क्लास है? ये पहली क्लास है मेरे साथ। नहीं सर, पहले भी किया मैंने। ओके ठीक है। देखो जैसे आपको पता है कि इसके पावर सेट, पता है आपको क्या होता है पावर सेट? यस सर। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। तो इस हाँ ओमेगा के पास कितने सबसेट होंगे? इस सैंपल स्पेस के पास सबसेट कितने होंगे? मैं बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर, 2 to the power 4। हाँ, वही मैं बोल रहा था, 16। 2 की पावर 4 हाँ कितना आया? समझ। 16। वही वाला 16 की बात कर रहा हूँ। ओके। ठीक है। तो टोटल इसके 16 सबसेट होंगे। जैसे अगर लिखना चाहें तो 5 सेट कंटेनिंग एच एच, सेट कंटेनिंग एच टी, सिंगल सिंगल, फिर डबल डबल, फिर ट्रिपल ट्रिपल, लास्ट में ओमेगा। टोटल 16 आ जाएगा। उसी को मैं अगर सेट में लिख दूं तो उसी को हम पावर सेट बोलते हैं। तो सिग्मा फील्ड जो हम ले रहे हैं, हम पावर सेट ही ले रहे हैं, पावर सेट ऑफ ओमेगा। ये पी यहाँ जो है पावर सेट है। पावर सेट ऑफ ओमेगा मतलब वो सारे आउटकम आ गए, 5 सेट कंटेनिंग एच एच। फिर ऐसे ही जितने आउटकम्स हैं सबको एक सेट में डाल दिया। तो सेट ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। तो सैंपल स्पेस के जितने भी सबसेट हैं सबको एक सेट में लग दिया तो वो पावर सेट है। उसका नाम हमने दिया सिग्मा फील्ड है, क्योंकि सिग्मा फील्ड का डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो हमने सारे सबसेट ले लिए। बस मैं वेरीफाई करूंगा तो एक्स आप यहाँ कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ हेड्स या नंबर ऑफ टेल्स। चलो मैं नंबर ऑफ हेड्स ही लेता हूँ, तो नंबर ऑफ टेल्स भी आप डिफाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब देखिए क्या है कि एक्स की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। तो हमें ईच आउटकम के, अगर रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन क्या है, ये हर आउटकम को किसी रियल नंबर के साथ एसोसिएट करता है। तो जैसे एच एच को क्या करेगा, ये एक्स है नंबर ऑफ हेड्स, सो एच एच में कितने हेड है? 2 हेड है। तो एच एच से करस्पॉन्डिंग 2 नंबर मिलेगा, मतलब नंबर 2 मिला। लाइक अगर मैं लिखूं, सो एक्स ऑफ एच एच, दिस इज 2। पता है, इसी को मैं अगर दूसरे फॉर्म में लिखूं तो ये ऐसा है, एक्स इनवर्स 2 इज सेट कंटेनिंग एच एच। अगर आप समझ पा रहे हैं, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे मान लो कहीं f2 3 आता है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, f इनवर्स 3 इज इक्वल टू 2 सेट कंटेनिंग 2 चाहो तो, या सिंपल 2। ये कैलकुलस की भाषा में, ये कैलकुलस वाली भाषा हो, मतलब कैलकुलस में ऐसा लिख सकते हैं। इस तरीके से इनवर्स इमेज का कॉन्सेप्ट है। तो वही चीज मैं कर रहा हूँ। अगर इसको ऐसे लिखना चाहो तो ये आएगा, जैसे x करस्पॉन्डिंग टू एच टी। तो x की वैल्यू एच टी में क्या होगा? कितने हेड्स है? 1। x करस्पॉन्डिंग टू टी एच कितने हैं? 1। x करस्पॉन्डिंग टू टी टी कितने हेड है? 0, क्योंकि x था नंबर ऑफ हेड। तो ये ऐसा लिख रहा हूँ f ऑफ x टाइप से। तो x की जगह क्या आ रहा है? सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स आ रहा है, और f की जगह हम कैपिटल X लिख रहे हैं। ओके। तो मतलब बाकी ऐसे तुम चाहो तो डिफाइन कर सकते हो, x इनवर्स 1 जो है वो आया एच टी। इस तरह के आउटकम, इस तरह से बाकी भी लिखा जा सकता है। तो ये एक एक आउटकम में करस्पॉन्डिंग वो इनवर्स इमेज निकाल रहा है। एफ एक फंक्शन है तो उसका इनवर्स इमेज आ रहा है। ये अब देखो, जैसे यहाँ तो तुम्हें 2 मिल गया, तो एक्चुअली जो एक्चुअल इनवर्स 1 का होगा वो दोनों का कलेक्शन होगा। दोनों को कंबाइन कर देंगे। एक्स इनवर्स 1 की एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो ये दोनों का यूनियन हो जाएगा, इन दोनों सेट को एक साथ मिला देंगे। ये चीज है, मतलब अगर पूछता है तो।
ठीक है, तो इसको अभी हम इस तरह से, तो इसको मिलाना पड़ेगा मुझे दोनों को। तो अगर मैं लिखूं तो क्योंकि दोनों का करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 ही है, तो इसको मैं एक साथ लिख देता हूँ, है ना। तो अगर x इनवर्स 1 की बात करेगा, सिर्फ 1 का इनवर्स इमेज क्या है, तो इसमें HT एंड TH। ये जस्ट फॉर नॉलेज के लिए, एग्जाम में कभी पूछा नहीं है कि रैंडम वेरिएबल है कि नहीं, बस वो डेफिनेशन को मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ। फिर लास्ट में जो है, लास्ट वाला x इनवर्स 0, तो इस सेट में लिख लो, सो दैट इज सेट कंटेनिंग TT, इस तरीके से। तो ये तो ठीक है, हमने एक एक एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग इनवर्स दिखा दिया। मेनली हमारा ये पॉइंट है। तो फाइनली कंक्लूजन क्या है कि x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। तो ये हमारा x था, अभी हमने वैल्यूज निकाले हैं, तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है। सो कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, सो x इज नंबर ऑफ हेड्स। सो आपने यहाँ देखा कि आइदर यू कैन गेट नो हेड, बोथ टाइम यू कैन गेट टेल, और 1 हेड और 2 हेड। तो x की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी। ओके, अब जरा मैं उसका डेफिनेशन, तो देखो ये क्या बताता है, ये जो हमने ये बॉक्स में जो लिखा है, ये बता रहा है कि x एक फंक्शन है जो हर आउटकम को किसी रियल नंबर के साथ एसोसिएट कर रहा है। लिखता है x इज अ फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू r, तो ओमेगा के हर एलिमेंट को किसी रियल नंबर से एसोसिएट कर रहा है, इसका मतलब एक फंक्शन है। अब दूसरा कंडीशन है कि ये वाला x इनवर्स माइनस इंफिनिटी टू x दैट मस्ट बिलोंग टू सिग्मा फील्ड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये दूसरा कंडीशन है रैंडम वेरिएबल के लिए। तो इसको मैं बस वेरीफाई कर देता हूँ इस एग्जांपल से, फिर आगे बढ़ेंगे। इसका ज्यादा काम नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन वोश्चन इस पे आता नहीं है, तो ये बस समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे आप x कुछ भी सिलेक्ट कर लो अपनी मर्जी से, कुछ भी, -2 ले लिया मान लो, कोई भी नंबर तुम ले सकते हो, कैन स्टार्ट में, तो -2 मैंने लिया। x इनवर्स माइनस इंफिनिटी से -2, तो मतलब सैंपल स्पेस में वो सारे आउटकम्स जिसके लिए कैपिटल X की वैल्यू -2 से कम है। अब देखो ऐसा कोई x की वैल्यू है क्या जिसकी वैल्यू -2 से कम है? नो। तो मुझे ऐसा कोई आउटकम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि x की जो वैल्यूज है किसी न किसी आउटकम के करस्पॉन्डिंग थी, और x की वैल्यूज यहाँ सिर्फ 0, 1, 2 पॉसिबल है। तो ऐसा कोई रैंडम वेरिएबल है, आउटकम है क्या जिसके करस्पॉन्डिंग कैपिटल X की वैल्यू -2 से कम आएगी? नो। सो मीन्स दैट इज एम्प्टी सेट, देयर इज नो आउट सच आउटकम्स। लाइक x को चलो मैं यहाँ -1 लोगो तो भी एम्प्टी सेट ही आएगा, क्योंकि -1 छोटा है नहीं, 0 ले लेते हैं। तो x इनवर्स डेसिमल भी ले सकते हो, x इनवर्स माइनस इंफिनिटी टू 0, तो ओमेगा सच दैट x ओमेगा इज लेस देन इक्वल टू 0। फिर आपको देखना है ओके कैपिटल X की वैल्यू 0 या 0 से कम है क्या, ऐसा कोई आउटकम है? आंसर यस, क्योंकि x की वैल्यू 0 था। अब x की वैल्यू 0 कब आई थी, मतलब ऐसा कौन सा आउटकम है जिसके करस्पॉन्डिंग x 0 दे रहा है, बताओ इस क्वेश्चन में क्या था? TT। तो इसमें क्या है, ये सेट कंटेनिंग TT हुआ, दिस इज सेट कंटेनिंग TT एंड दैट मस्ट बिलोंग टू सिग्मा फील्ड। तो चूंकि हमने सिग्मा फील्ड को पावर सेट ही ले लिया है, सारे सबसेट आ गए, तो ऑब्वियसली ये होगा ही। अगर सिग्मा फील्ड छोटा होगा तो हमें चलिए ध्यान से चेक करना पड़ेगा, तो वो सब आगे की चीज है, इस लेवल की चीज नहीं है। सो x इज इक्वल टू, मान लो ऐसे तुम 0.5 ले लो, समथिंग ले लो, तो फिर वही यही TT ही आएगा। x को अगर मैं, है ना, जैसे 0.5 ले लूंगा तो भी हमारा आंसर सेम रहेगा, क्योंकि अगली वैल्यू 1 है, क्योंकि x की अगली वैल्यू क्या है, 0 के बाद 1 है। तो 0.5 भी ले लेंगे तो भी वही आउटकम रहेगा, चेंज नहीं आएगा। 0. मतलब हाफ से कम x की क्या क्या वैल्यू 0 है, 0 किसके करस्पॉन्डिंग आया था, तो TT करस्पॉन्डिंग आया था, ये वाला सेट आया, जो कि सिग्मा फील्ड में ऑब्वियसली होगा, मतलब है, पावर सेट है तो ऑब्वियसली है। सर हम्म सर ये x इनवर्स से क्यों नोटेशन क्यों इसको देते हैं x इनवर्स? नहीं भी दे सकते हो, जैसे ये तो डिफाइन किया गया है, लाइक दूसरे बुक में दूसरा तरीके से होगा, इस बुक में तो मुझे लगता है नोटेशन क्या लिया है, मुझे तो पहले याद है, इसने एक्स इनवर्स लिखा है। देखो जैसे तुम्हारा ये साहू वाली बुक में ये इनवर्स यूज नहीं किया है, उन्होंने डायरेक्टली उसका डेफिनेशन लिखा है, तो उसने यही वाले टर्म, ये एक्चुअल रोहतगी में ये टर्म यूज है तो मैं उसको यूज कर रहा हूँ, यहाँ इन्होंने इसका एक्चुअल मीनिंग लिखा है। सर जैसे कैलकुलस में फंक्शन रहता है तो इनवर्स फंक्शन जब निकालते हैं तो रेंज उसमें डाल देते हैं, इसका मतलब क्या कि हम डोमेन को डिनोट कर रहे हैं। हाँ राइट राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल, ये डोमेन को डिनोट करता है, करेक्ट। सेम यहाँ पे सिमिलर मैनर
हमें यहाँ पे divide हाँ, किया यस यस, सेम। जैसे एग्जांपल देखो, एफ फंक्शन है ए से बी में, मान लो ए डोमेन है, बी रेंज है, तो हम ऐसा बोलते हैं एफ ए बराबर बी। अगर बी रेंज है तब ऐसा लिखते हैं, कोडोमेन में नहीं लिखते हैं। तो इसी को तुम दूसरे तरीके से ऐसा लिख सकते हो कि एफ इनवर्स बी बराबर ए। ये चलो डोमेन आ गया, तो ये डोमेन है। तो वही चीज हम भी कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो प्रोबेबिलिटी जो फंक्शन था, तुम्हें याद हो, प्रोबेबिलिटी सिग्मा फील्ड से 0 1 में, या आर में बोल दूं मैं, फंक्शन था। प्रोबेबिलिटी जो है, मतलब आर तो इसका कोडोमेन हुआ, रेंज प्रोबेबिलिटी का 0 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी देखो, जो डोमेन है प्रोबेबिलिटी का, वो सिग्मा फील्ड है। तो हम वही चेक कर रहे हैं कि क्या वो जो आउटकम तुम निकाल, जो एक इनवर्स इमेज हम ले रहे हैं यहाँ पे, वो इनवर्स इमेज इस सेट में है क्या, तभी तो उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। एक्स अगर डोमेन में होगा तभी तो उसका हम वैल्यू एफ एक्स निकाल पाएंगे। तो वही चीज है, हम वो चेक करते हैं कि एक्स इनवर्स माइनस टू एक्स डोमेन में है क्या, मतलब क्या उसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल पाएंगे। तो हम वो चेक कर रहे हैं क्या उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल पाएंगे। प्रोबेबिलिटी हम तब निकाल पाएंगे जब वो चीज डोमेन में होगा। किसके डोमेन में होगा? प्रोबेबिलिटी के डोमेन में होगा। प्रोबेबिलिटी क्या है? एक फंक्शन है। कहाँ से? सिग्मा फील्ड से लेके 0 1 में। तो हम वो चेक कर रहे हैं कि ये वाली चीज डोमेन में है क्या। ये एफ क्या है? सिग्मा फील्ड प्रोबेबिलिटी का डोमेन है। तो हमें आगे जाकर प्रोबेबिलिटी निकालना है। इसलिए अभी प्रोबेबिलिटी डिस्कस नहीं हुआ इसमें कहीं भी, अभी आज की क्लास में, मतलब उतना हमने डिस्कस नहीं किया ना प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की जरूरत नहीं है रैंडम वेरिएबल के लिए, लेकिन ये हम बाद में प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। इसलिए हम पहले ये डिसाइड कर रहे हैं कि क्या ये जो सेट है ये डोमेन में बिलोंग करता है, ताकि इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल सके। और इसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वही CDF है। आगे मैं बताऊंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इनवर्स माइनस इंफिनिटी टू एक्स, जिसको मैं अगर यूजुअल नोटेशन में लिखूं तो ये वही है। ये वाली चीज सेम है ये, मतलब ये जो नोटेशन मैं जो लिख रहा हूँ, एक्स इनवर्स माइनस इंफिनिटी टू एक्स, इस नोटेशन का एक मतलब ये है, एक्स ओमेगा लेस देन इक्वल टू एक्स, या सबसे सीधे साधे लैंग्वेज में लिखे तो एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। और जो लोग पहले से फैमिलियर हैं प्रोबेबिलिटी से, तो उनको याद होगा, अगर मैं दोनों तरफ इसमें पी लगा दूं, मतलब प्रोबेबिलिटी अगर दोनों तरफ ऑपरेट कर दूं मैं, है ना, अगर दोनों तरफ मैं प्रोबेबिलिटी ऑपरेट कर देता हूँ, तो एक्चुअली ये कुछ और नहीं है, यही CDF होता है, कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। यही डेफिनेशन है CDF का। तो इसलिए हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये सेट डोमेन में है, तभी तो इसका हम प्रोबेबिलिटी निकाल पाएंगे। तो वो हम चेक कर रहे हैं। तो वो तुम्हें इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, वो सब ऑलरेडी सब कुछ डिफाइंड होगा, बस सीधा हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। बस डेफिनेशन लिखा है, इसलिए मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ। नहीं समझ आ रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे एग्जाम के रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब मतलब बस एक नोटेशन वहाँ डिफाइन कर दिया है, मतलब हाँ, नोटेशन एक दे दिया है। नोटेशन दे दिया है, वो चेक कर रहा है कि ये सिग्मा फील्ड में है, मतलब वो डेफिनेशन है जिसका अभी उतना ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होगी, तुम्हें और बेटर समझ आएगा। लेकिन इसका अभी क्वेश्चन उसमें पे कोई असर नहीं पड़ेगा इस डेफिनेशन का, ठीक है। सर आपकी सिग्मा फील्ड से ज़्यादा नहीं होगा, अगर मुझे समझ नहीं आया तुमने क्या बोला, तुम चैट में लिखो अगर बोल नहीं पाओ। लाइक आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है, सो यू कैन राइट इन चैट। थोड़ी साउंड प्रॉब्लम है। दोबारा बोलो, कुछ सिग्मा फील्ड के बारे में कुछ कह रहे थे। सिग्मा फील्ड आप बोले ना कि 16 से ज्यादा नहीं होगा, तो अगर कॉइन को अगर 5 स्टोर करेंगे 30 आउटकम्स ज्यादा तो हो सकता है। हाँ, अरे इस केस में ज्यादा नहीं होगा। जो अभी हमने केस लिए हैं, 2 बार टॉस किया तो सैंपल स्पेस में 4 आउटकम है, तो 4 आउटकम है तो उसके पावर सेट में ओनली 16 एलिमेंट होंगे, तो उसमें 16 नहीं होगा। अगर तुम 3 बार टॉस करो तो सैंपल स्पेस में 8 आउटकम हो गए, तो उसके सिग्मा फील्ड में 2 की पावर 8, देख लो कितना, 512 का आधा कितना, 128, 256 हो जाएगा। मतलब अगर कॉइन को 3 बार टॉस करो तो सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट है, और सिग्मा फील्ड में 256 एलिमेंट हो जाएगा। उसी कॉइन को 4 बार टॉस करो तो सैंपल स्पेस में कितने होंगे? 16 एलिमेंट आएंगे, और सिग्मा फील्ड में 2 की पावर 16 एलिमेंट होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए मैंने 16 बोला है कि ये हमने 2 बार टॉस किया, तो 16 से ज्यादा नहीं होगा इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। बाकी 2 की पावर n से ज्यादा नहीं होगा, अगर n टाइम तुम कर रहे हो तो 2 की पावर n से ज्यादा नहीं होगा। और सिग्मा फील्ड में हमेशा, तो ये सब चीजें MSc में जाओगे तो और डिटेल में पढ़ाएंगे। इसका जैम से बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है, क्योंकि जैम का सिलेबस BSc पे बेस्ड है, और BSc में इतना डिटेल में वो थ्योरेटिकली करते नहीं है, ठीक है। तो ये सब आगे MSc में जाओगे तो बारे डिस्कस करेंगे। जस्ट डेफिनेशन है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
बाकी मेनली तुम्हें क्वेश्चन पे फोकस करना है। मेन है कि तुम्हें क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होने चाहिए, सारे जैम वाले क्वेश्चन या उससे रिलेटेड। और क्वेश्चन करते हुए तुम्हें लगता है कुछ कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम है तो वापस आके उसको अच्छे करो। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि सब कुछ कवर कर ले, ताकि बाद में ऐसा तुम्हें ना लगे कि कोई वर्ड अनफैमिलियर है तुम्हारे लिए या उसने कभी देखा नहीं है ना? ये कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए सही है सर, मतलब फिर ऊपर ऊपर तो पढ़ ये लेने के बाद भी प्रॉब्लम है। थोड़ा सा वो होगा कि डेफिनेशन में इसका मतलब क्या था, ये रोहितकी में देखोगे तो ये डेफिनेशन है, साहू में डेफिनेशन ये नहीं यूज किया है, एक्स इनवर्स वाला नोटेशन यूज नहीं किया है, उसने ये नोटेशन यूज किया। साहू ने सीधा ये वाला नोटेशन लेके यहीं से स्टार्ट किया है, दिस शुड बिलोंग टू एफ, और जबकि रोहितकी में ये डेफिनेशन यूज किया है। बात वही है, और बाकी बुक में वो भी नहीं करता है। तुम कुछ बुक में देखो सिर्फ लिखा होगा कि एक्स इज अ फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू आर ओनली, तो वो और लोअर लेवल की बुक है, मतलब उसको ज्यादा मतलब नहीं है कि थ्योरेटिकल डेवलपमेंट से मेन प्रॉब्लम तुम कर पाओ वो चीज़ है। ओके, तो मेनली यही है। चलो इस एग्जांपल को मैं कंटिन्यू करके फिर आगे बढ़ूंगा, तो उससे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं, हम ये देख रहे थे। तो सिमिलरली मैं डायरेक्टली अगर लिखूँ, जैसे एक्स को तुम अगर 1 ले लोगे तो एक्स इनवर्स माइनस इनफिनिटी टू 1, तो मतलब हुआ एक्स की वैल्यू 1 से कम होने के लिए कौन कौन से आउटकम्स हैं, 1 या 1 से कम है। तो 1 या 1 से कम है मतलब 0 या 1, तो वो सारे आउटकम कलेक्ट कर लो जहाँ पे कैपिटल एक्स की वैल्यू 0 या 1 है। ठीक है, तो ये वाला आ जाएगा, जैसे एच एच आ जाएगा, सॉरी एच नहीं आएगा क्योंकि दो है इसमें, टू एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी कैपिटल एक्स, तो लाइक एच टी, टी एच एंड टी टी। तो ये वाला हो गया हमारा इसके लिए, एक्स को 1 रखा तो फिर ऐसे ही एक्स को तुम 1.5 रखोगे यही आएगा। एक्स को 2 ले लो, तो 2 लेगो तो एक्स इनवर्स माइनस इन्फिनिटी से 2। अब वैसे आउटकम्स जिसपे कैपिटल एक्स की वैल्यू 2 या 2 से कम है तो सारे आ गए, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 1 2 था। तो इस तरह से लाइक जैसे 0 कब है जब टी टी पे है, 1 कब है एच टी टी एच पे, 2 कब है एच एच पे। तो ये पूरा ओमेगा ही आ गया, ये सिग्मा फील्ड में तो है ही। तो इस तरह से ये जो सेट है ये सिग्मा फील्ड में होना चाहिए, और ये सबसेट ही है सैंपल स्पेस का, जो भी आएगा सबसेट ही होगा। तो ऑब्वियस है कि जो भी तुम रैंडम मतलब एक्स डिफाइन करोगे वो हमेशा सिग्मा फील्ड होगा ही, मतलब बिलोंग करेगा ही। इसलिए बहुत सारी बुक देखो, जैसे रोहित की हटा दो या कुछ बुक हटा दो, तो उसमें सिर्फ यही डेफिनेशन है कि एक्स इज अ फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू आर, क्योंकि वो मान के चल रहा है कि तुम ये जो सेट तुम जो चेक कर रहे हो वो ऑब्वियसली सिग्मा फील्ड में होगा ही, क्योंकि हमारा सिग्मा फील्ड बाय डिफॉल्ट पावर सेट है, और पावर सेट में सारे सबसेट्स हैं उसके, तो होगा ही। प्रॉब्लम तब आएगी जब सिग्मा फील्ड छोटा कर देंगे, मतलब पावर सेट छोटा लेंगे, तब प्रॉब्लम आएगी। लेकिन वो यहाँ का प्रॉब्लम नहीं है, वो इस लेवल का प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन जैम में नहीं होगा या तुम्हारे बीएससी में रहा होगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, बस समझने के लिए था, तो मैं फिर से एक बार डेफिनेशन रिपीट कर देता हूँ। तो एक्स रैंडम वेरिएबल है, जैसे लिखा है, सिंपल डेफिनेशन ये था कि एक्स फ्रॉम ओमेगा टू आर इज अ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, इफ एक्स इनवर्स माइनस इनवर्स टू एक्स, जो कि इस सेट का मतलब था आउटकम्स सच दैट एक्स ओमेगा शुड लेस देन इक्वल टू एक्स, या सिंपली एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, दिस मस्ट बिलोंग टू सिग्मा फील्ड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तुम कोई भी रियल नंबर लो, ठीक है, तो ये हमारा सिग्मा फील्ड में होना चाहिए। बाकी इसका कोई मतलब नहीं है, बस तुम इतना याद रखते हो सफिशिएंट है अभी क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, चलो तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे अब एक एग्जांपल लेता हूँ, और हाँ इसमें अगर तुम चाहो मैं इस सेट में लिख दूं तो आई कैन राइट दैट। देखो इस वाले क्वेश्चन में तुम्हें लिख के दिखा देता हूँ वो क्या आता। किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, जब हम कॉइन को 2 बार टॉस किए थे तो एक्स की वैल्यू क्या आई थी, सर ब्रीफली यही बता देता हूँ। हमने कॉइन को 2 बार टॉस किया था, तो एक्स वाज नंबर ऑफ हेड्स, तो इट कैन बी 0 1 2। तो अगर मैं वो सेट लिख के दिखाऊं तुम्हें, क्योंकि इस चीज़ को तुम सीडीएफ से रिलेट कर पाओगे, तो 5 होगा अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से 0 तक कुछ भी वैल्यू लोगे तो तुम्हारा वो 5 आएगा। दूसरा, अगर एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 0 में कुछ भी लोगे तो 5 आएगा। एक्स की वैल्यू 0 से ज़्यादा और 1 से कम लोगे, मैं इस 0 के 1 के बीच आ गया, तो इस केस में 0 वाली वैल्यू आएगी। तो 0 किस एक्स पे था, तो ना नो हेड्स, तो नो हेड्स मतलब टेल टेल। एक्स की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा और 2 से कम, इक्वल नहीं,
तो इस केस में, और जिन लोगों को CDF का अंदाजा है तुम देखना वहां भी तुम यही करते हो, वहां इसी की प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं, और कुछ यहाँ मैं सेट्स लिख रहा हूँ, वहां तुम उसकी प्रोबेबिलिटी लिखते हो। अब 1 या 2, 1 से ज्यादा x है तो माइनस लिमिट से x, मतलब कौन कौन सा आउटकम है जहाँ पे कैपिटल X की वैल्यू 1 या 1 से कम है, क्योंकि x की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, कुछ ना 1.5, 1.2, 1.1 ऐसा, तो इसमें क्या आएगा, TT आ जाएगा, और 1 वाला 1 था HT और TH वाला। और x की वैल्यू अगर तुमने 2 से ज्यादा लिए इन्फिनिटी तक कुछ भी, तो पूरा सैंपल स्पेस दे देगा, ओमेगा आ जाएगा। इसी को तुम याद रखो, अगर तुम प्रोबेबिलिटी लिखता मैं तो 5 की प्रोबेबिलिटी 0, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4, इसकी प्रोबेबिलिटी 4/4, मतलब 1। और यही उस केस में अगर बोलूंगा फाइंड द CDF ऑफ x, तो इसी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो वहां भी हम यही चीज करते हैं, वहां हम प्रोबेबिलिटी के केस में सोचते हैं। ओके, जब आएगा तो देखेंगे। अभी यहाँ आते हैं, तो ये रैंडम वेरिएबल था। जैसे एक क्वेश्चन देखो, जैसे अभी सिंपली, अच्छा, तो रैंडम वेरिएबल मोस्टली 2 टाइप का होगा, है ना। अब अलग अलग डेफिनेशन है रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। राइट, हाँ, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। सो डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, ठीक है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, RV रैंडम वेरिएबल, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। और क्वेश्चन है क्या डेफिनेशन है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का, कैसे डिफाइन करते हो। कई सारे डेफिनेशन है, मतलब अलग अलग बुक देखोगे तो अलग अलग तरीके से लोगों ने डिफाइन किया है। जैसे साहू वाली बुक में अलग डेफिनेशन है, रोहितकी में अलग डेफिनेशन होगा, तुम चेक करो, तो अलग अलग डेफिनेशन उन्होंने डिफाइन किया है, लेकिन मतलब सेम ही है। सो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कोई बताओ मुझे डेफिनेशन क्या होगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, इसने क्या डिफाइन किया है। किसी पॉइंट पॉइंट हाँ, किसी पॉइंट पे डिफाइन हो। Random variable which takes integer value, not integer value, just a fixed value, no, without interval. रेंज ऑफ एक्स अगर काउंटेबल है, तुमने वो वर्ड सुना है काउंटेबल अनकाउंटेबल, तो Yes. हाँ, तो सिंपल डिस्क्रीट का मतलब है कि जो रेंज स्पेस है एक्स का, रेंज स्पेस मतलब एक्स की पॉसिबल वैल्यूज। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे हमने कुछ एग्जांपल डिस्कस किया है, जैसे इस केस में एक्स का रेंज था 0, 1, 2, ठीक है। इस केस में एक्स का रेंज था 0, 1, 2, इसको रेंज स्पेस बोलेंगे। रेंज स्पेस मतलब हुआ एक्स का रेंज क्या था, 0, 1, 2, दिस इज द रेंज ऑफ एक्स, ठीक है। जैसे इस केस में यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, एक ही बार कॉइन को टॉस किया, तो एक्स की वैल्यू या तो 0 या 1, तो इस केस में जो रेंज हुआ एक्स का, जो रेंज है दैट इज 0 और 1, रेंज ऑफ एक्स, यू कैन राइट रेंज ऑफ एक्स। सो जैसे एग्जांपल, एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, फिर इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। जैसे क्या है कि मतलब हमने मान लो 2 डाइस को रोल किया, ठीक है, तो एक्स मान लो है सम ऑफ द नंबर ऑफ 10, तो सम की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो उसका रेंज स्पेस में क्या क्या आएगा, रेंज में क्या क्या आएगा एक्स के, 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. 10, 11, 12, 2 to 2 से 12. 12 तक। तो ये जो है, ये सेट क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। Countable. काउंटेबल है ना, मतलब काउंटेबल क्या होता है, जो नेचुरल नंबर के बाइजेक्शन में हो या उसका सबसेट हो, मतलब फाइनाइट हो। तो सिंपल मैं इसी का टर्म में लिख देता हूँ। तो रैंडम वेरिएबल एक्स जो है इज डिस्क्रीट इफ रेंज ऑफ एक्स, जो एक्स का रेंज है, इज अ काउंटेबल सेट। बाकी जैसे रोहितकी में डेफिनेशन देखो, या मुझे याद है जो कैसेला-बर्गर में डेफिनेशन है, कैसेला-बर्गर में देखो उसमें लिखा होगा कि एक्स रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट होगा अगर उसका जो CDF है वो स्टेप फंक्शन है, तो ऐसा। लेकिन हमने CDF अभी डिस्कस नहीं किया, इसलिए वो लिखा है। अगर तुम रोहितकी में देखो तो वो भी कुछ ऐसे ही लिखता है, बट वो लिखता है रोहितकी में डेफिनेशन क्या है, एक्स विल बी डिस्क्रीट इफ प्रोबेबिलिटी देयर इज अ काउंटेबल सेट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए इज 1। तो ऐसा रोहितकी में डेफिनेशन, अलग लोगों को अलग अलग डेफिनेशन, तुम चाहो देख सकते हो, ठीक है। कैसे अलग अलग डेफिनेशन है, इसमें अलग डेफिनेशन है, बट मीनिंग मतलब तुम्हें मेन समझ आना चाहिए फीलिंग। बाकी एक डेफिनेशन से दूसरे डेफिनेशन तक तुम पहुंच सकते हो प्रूफ के थ्रू या
इमेजिनेशन के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, डिस्क्रीट क्या होगा, अ रैंडम वेरिएबल x इज डिस्क्रीट इफ रेंज ऑफ x इज काउंटेबल सेट। फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर डिस्कस करें हम कि जैसे अभी हमने डाइस वाला केस है, मान लो a coin is thrown so 100 times, ठीक है, x है नंबर ऑफ टाइम्स टेल ऑफ 10, मान लो ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ तुम अगर x का रेंज की बात करो तो क्या होगा, x का रेंज कितने बार टेल आ सकता है, 100 टाइम आपने टॉस किया, 0 to 100 टाइम, 0 1 2 3 अप टू 100। और ये सेट एक फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट भी काउंटेबल सेट होता है, सो दिस इज अ काउंटेबल सेट, दिस इज अ काउंटेबल सेट। इसका मतलब जो x है वो डिस्क्रीट है, x डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। जो x का रेंज स्पेस है, जो x का रेंज मतलब ऑल पॉसिबल वैल्यूज का जो कलेक्शन है, वो अगर काउंटेबल सेट होता है तो उसको हम डिस्क्रीट बोलेंगे। फिर इसी बेसिस पे हम कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। तो हम अगर डिफाइन करें कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होगा, तो उसी बेसिस पे क्या लिख सकते हैं, अनकाउंटेबल सेट। हाँ, अनकाउंटेबल सेट। तो ये होगा, तो रैंडम वेरिएबल x is continuous if range of x, क्योंकि x एक फंक्शन है तो रेंज ऑफ x जो होगा इज अनकाउंटेबल सेट, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, सोचो कोई एग्जांपल बताओ मुझे अनकाउंटेबल सेट का। क्या होगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर, ठीक है, या टाइम, हाँ ठीक है। तो लाइक हो सकता है कि जैसे हमने बहुत सारे ऐसे ज्योमेट्रिक टाइप के क्वेश्चंस किए थे, हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल, हाँ ये भी हो सकता है ना, तो हाइट ऑफ इंडिविजुअल यू कैन टेक, तो है ना, जो भी है 0 to जहाँ तक जा सकता है। तो इस तरह से कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, लाइक सेलेक्टिंग, जैसे मान लो मैं लेता हूँ कि ए बी इंटरवल है, सो या 0 1 का ही ले लो, है ना। तो मान लो एक्सपेरिमेंट है सेलेक्टिंग 2 नंबर्स, तो ऐसे क्वेश्चन हमने किए, तो उसी से मैं रिलेट कर देता हूँ। तो एक्सपेरिमेंट है सेलेक्टिंग 2 नंबर्स बिटवीन, मान लो 0 1 के बीच कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट कर लो, एंड एक्स भी डिफाइन, मान लो 2 नंबर सेलेक्ट किया, सम ऑफ देम या डिफरेंस ऑफ देम, ठीक है, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर या सम ऑफ 2 नंबर यू कैन सिंपली डिफाइन, क्योंकि वो सम ऑफ 2 नंबर सेलेक्टेड, है ना। सो देखो अब यहाँ एक्चुअली 0 1 खुद एक कॉन्टिन्यूस इंटरवल है, तो स्मॉल मान लो तुम x1 नंबर सेलेक्ट करते हो, दैट में भी 0 to 1 के बीच होगा, अगर इंक्लूड कर रहे तो इंक्लूड कर सकते हैं, x2 नंबर 0 से 1 के बीच हो सकता है। अब हमारा जो कैपिटल X जो मैंने लिया है, वो जो 2 नंबर तुमने सेलेक्ट किया उसका सम है, तो सम क्या हो सकता है, मतलब x1 प्लस x2, और इसकी वैल्यू जो होगी ये कहाँ बिलोंग करेगा, जो भी 2 नंबर तुमने सेलेक्ट किया, तो ये 0 से 2 में ओपन लिया, तो हम ओपन ही लेते हैं, तो x1 प्लस x2 विल बिलोंग टू 0 to 2, और ये जो इसका रेंज स्पेस है कैपिटल X का, सो दैट विल बी, है ना, क्योंकि यहाँ से तुम ये बता पाओगे कि x1 प्लस x2 कोई भी 2 नंबर हम सेलेक्ट करें तो उसका रेंज जो होगा 0 से 2 के बीच होगा, लाइक 0.9 0.9 अगर दोनों सेलेक्ट करते हैं, 0.9 0.8 इस तरह से, तो 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा सब। तो ये जो दिस इज अनकाउंटेबल सेट, इंटरवल इज अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल सेट है, इसका मतलब हुआ कि दिस x इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ओके, तो ये तो चलो सिंपल बेसिक रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं अभी साहू वाली बुक फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग चलूंगा टॉपिक वाइज। फिर उन्होंने पहले एक्सप्लेन किया रैंडम वेरिएबल क्या होता है, फिर कॉन्टिन्यूअस क्या होगा, डिस्क्रीट क्या होगा। तो डिस्क्रीट के लिए जो रेंज है x का वो काउंटेबल होगा, कॉन्टिन्यूअस के लिए अनकाउंटेबल होगा। और नेक्स्ट जो है इन्होंने डिफाइन किया डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, CDF, है ना। सो कुछ लोग कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखते हैं, कुछ लोग सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखते हैं।
तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मतलब वही है, CDF की बात कर रहे हैं हम। तो क्या डेफिनेशन, पहले तो मैं एक बात करूंगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के सेपरेटली, देन एक होता है इन जनरल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसको रैंडम वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है, ये कैलकुलस का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। तो तुम लोग अगर नहीं सुना है, मतलब मोस्ट ऑफ अस ये वर्ड हम प्रोबेबिलिटी में ही सुनते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का प्रोबेबिलिटी से कोई रिलेशन नहीं, ये एक अलग टाइप का फंक्शन है, समझ रहे ना। डिस्ट्रीब्यूट मतलब कोई पूछता है कोई एक फंक्शन एफ है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कब कहेंगे, तो उसका एक नॉर्मल डेफिनेशन, जैसे मान लो कोई है, मान लो अ फंक्शन, मैं नॉर्मली लिखता हूँ स्मॉल एफ इज सेट टू बी, या चलो इसका डोमेन रेंज डिफाइन कर देते हैं। तो जो डेफिनेशन है डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, मॉड्यूलस फंक्शन, इस टाइप का फंक्शन है, अलग अलग टाइप का फंक्शन, तो उसी टाइप ऑफ फंक्शन में एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। सो स्मॉल एफ जिसका डोमेन है रियल नंबर और रेंज है 0 1, यू कैन टेक कोडोमेन रियल नंबर। सो अ फंक्शन f from R to 0 1 is said to be distribution function if, so इसके 4 कंडीशन है। अभी मैं देखो रैंडम वेरिएबल की बात नहीं कर रहा हूँ, इस डेफिनेशन में रैंडम वेरिएबल कोई बात नहीं होगा, ये कैलकुलस का एक मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ सिंपल, कि व्हाट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये कैलकुलस में क्वेश्चन हो सकता है। तो उसके लिए कोई भी एक फंक्शन f है जिसका डोमेन R है, रेंज 0 1 है, उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, अगर ये 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, या 3 कंडीशन तुम बोल सकते हो। तो पहली कंडीशन ये होती है कि तुम सुना होगा जो f इज राइट कॉन्टिन्यूअस। अब ये राइट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, तो तुम लोगों ने कॉन्टिन्यूअस फंक्शन सुना हुआ है, कोई बताओ मुझे स्मॉल f फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा, कैसे चेक करते हो किसी फंक्शन को किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी? लेफ्ट हैंड लिमिट RHL इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। फंक्शन का 3 चीज है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पॉइंट पे वैल्यू, और ठीक है। फंक्शन का पॉइंट पे वैल्यू, हाँ, तीनों चीज इक्वल होना चाहिए, LHL RHL एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। अब यहाँ कॉन्टिन्यूअस यूज नहीं किया है, राइट कॉन्टिन्यूअस यूज किया है, मतलब कॉन्टिन्यूअस का आधा बात कर रहा है, कॉन्टिन्यूटी को 2 पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है। राइट साइड RHL हाँ, और फंक्शन का वैल्यू दोनों। फंक्शन का वैल्यू, तो यहाँ पे ये है कि फंक्शन जो होगा राइट कॉन्टिन्यूअस होगा, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पे और फंक्शन की वैल्यू उसके राइट नेबरहुड में, ए प्लस राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो। लेफ्ट हैंड लिमिट से कोई मतलब नहीं है, इक्वल है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब राइट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट है और ये वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट शुड बी इक्वल फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, हर रियल नंबर के लिए, ए डोमेन में है उसका, तो कोई भी एक रियल नंबर लोगे हर पॉइंट पे ये राइट कॉन्टिन्यूअस होगा, मतलब राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे इक्वल होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन है f इज नॉन डिक्रीजिंग, f इज नॉन डिक्रीजिंग, या एनसीईआरटी के लैंग्वेज बोलोगे तो एनसीईआरटी इसी को इंक्रीजिंग बोलता है ना। अब वो जैसे नॉन डिक्रीजिंग लिख रहा हूं मैं, तो एनसीईआरटी का मतलब हो गया ये इंक्रीजिंग, और अगर मैं इंक्रीजिंग बोलूंगा तो एनसीईआरटी के सेंस में वो हो जाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तुम्हें याद होगा। तो वो थोड़ा सा बचपन वाली चीज है, लेकिन हायर लेवल बुक में ये वर्ड यूज करते हैं लोग। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब, इसका मतलब है कांस्टेंट या इंक्रीजिंग, और अगर इंक्रीजिंग बोल रहा है इसका मतलब होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इस तरह से लोग अलग अलग बुक का थोड़ा सा वर्डिंग का प्रॉब्लम है। तो एफ इज नॉन डिक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग का मतलब इंक्रीजिंग या कांस्टेंट, सो एफ इज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। तो मुझे बताओ क्या डेफिनेशन है नॉन डिक्रीजिंग का, या इंक्रीजिंग फंक्शन बता दो क्या होता है, व्हाट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। स्मॉल एफ की बात करो, अभी मैं स्मॉल एफ लिया मैंने, तो अगर तुम चाहो तो मैं स्मॉल एफ को कैपिटल एफ कर देता हूँ ताकि समझने में दिक्कत नहीं होगा। मतलब नोटेशन है, तुम्हें स्मॉल एफ ले लो, एच ले लो, जी ले लो, टी ले लो, कुछ भी फंक्शन ले लो, क्या फर्क पड़ता है। तो कोई मुझे बताओ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन, या स्ट्रिक्टली की बात नहीं करूंगा, इंक्रीजिंग। f is less than or equal to fb when a is less than or equal to b। तो देखो दो डेफिनेशन है, एक तो सिंपली तुम बोल सकते हो तो एफ इज नॉन डिक्रीजिंग है, तो मतलब इंक्रीजिंग होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। लाइक एक तो बेसिक डेफिनेशन है कि मान लो चलो x1 लेस देन इक्वल टू x2 है, या स्ट्रिक्टली लेस देन ले लो, x1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन x2
then fx1 is strictly less than or equal to fx2। अब ये इक्वलिटी हटा दोगे तो वो इंक्रीजिंग हो जाएगा या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। या दूसरे डेफिनेशन तुम लोग जानते होगे, एफ डैश एक्स जो होगा मोर देन इक्वल टू 0 होगा, लेकिन ये डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए होगा। अगर डिफरेंशिएबल है तभी तुम ऐसा बोल पाओगे, अदरवाइज ये डेफिनेशन हमेशा वैलिड है और ये डेफिनेशन डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए वैलिड है ना। तो इस तरह से ये डेफिनेशन है नॉन डिक्रीजिंग राइट कॉन्टिन्यूअस। राइट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है, एफ प्लस इन्फिनिटी पे, तो इसका नोटेशन हुआ, मतलब ये एफ प्लस इन्फिनिटी लिख रहा हूँ, दैट शुड बी 1। तो ये वही बात है अगर तुम ऐसे लिख दो, एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी दैट इज 1। ओके, सो प्लस इन्फिनिटी वैल्यू 1 होगी। और चौथा है एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी दैट विल बी 0। तो रेंज हमने देखो यहाँ लिया है, एफ फंक्शन था R2 0 1 और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये कांस्टेंट हो सकता है बीच में। तो इसको तुम दूसरी तरह से लिख सकते हो, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स 0। तो ये सिंपल एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमने डिफाइन किया है, इसको अभी रैंडम वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कोई भी फंक्शन तुम्हें बोलता है चेक करो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है क्या, कैलकुलस में भी, तो उसके ये कंडीशंस होंगे इन जनरल। यस सर, अभी मतलब मैंने सोचा variable compatibility that is called distribution function, is it correct or not? रिपीट करो, मैं सुन नहीं पाया। हेलो, हाँ हाँ, तुम्हारी आवाज थोड़ी कट कट गया। फंक्शन which is defined on random variable with some probability. A function defined on Hello? random variable, yes मैं सुन पा रहा हूँ। अब क्लियर आ रही है? हाँ अब क्लियर आ रही है। हाँ, with some probability. अ फंक्शन डिफाइंड नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं होगा, वो एक्चुअली आगे आएगा, पीडीएफ या पीएमएफ इस तरह से वो डिफाइंड होगा। वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का अलग क्राइटेरिया है। मतलब तुमने सुना होगा ना, पीडीएफ और सीडीएफ अलग चीज़ है। पीडीएफ में क्या होता है कि किस पॉइंट पे कितना मास, या पीएमएफ देख लो, डिस्क्रीट में पीएमएफ होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो उसमें ये बताते हो कि कोई रैंडम वेरिएबल है, उस पर ये बता रखा है किस पॉइंट पे कितना मास है, तो वो तुम्हारा फिर वो पीएमएफ हो जाएगा। अगर डिस्क्रीट है तो, कॉन्टिन्यूअस है तो वो डिफाइंड होगा एक्स की वैल्यूज के लिए, इंटरवल पे प्रोबेबिलिटी डिफाइन होगा। सो दैट विल नॉट बी द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। कोई रैंडम वेरिएबल है और प्रोबेबिलिटी डिफाइंड है उस पर, तो जरूरी नहीं वो तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा। ओके, तो ये 4 कंडीशन है, तुम्हें याद रखना है। और अब हम डिफाइन करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। अच्छा, इसको तुम अगर एनालाइज करना चाहो, अभी मैं कैलकुलस की बात कर रहा हूँ, ये डेफिनेशन अभी इस प्रोबेबिलिटी से कोई रिलेशन नहीं है, अभी मैं सिर्फ जनरली कैलकुलस की बात कर रहा हूँ। तो इसका डोमेन था पूरा रियल नंबर, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डोमेन होगा। रेंज है सिर्फ 0 से 1, तो मतलब वैल्यू 1 से बाहर नहीं जाएगी, वैल्यू 1 से बाहर नहीं जाएगी y की, y मतलब fx की। और माइनस इन्फिनिटी पे 0 ही होना चाहिए, बीच में है ना, इस तरह से हो सकता है, इस तरह से है। तो ये मैंने कॉन्टिन्यूअस बना दिया है, जरूरी नहीं कॉन्टिन्यूअस होगा, राइट कॉन्टिन्यूटी चाहिए। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक है, या बीच में गैप है ना, आगे ऐसे हो गया ना, इस तरह से, मतलब कुछ बीच में डिसकॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। मतलब यहाँ है, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक आया, फिर यहाँ इस पॉइंट पे आगे बढ़ेगा, देन दे विल गो लाइक दिस। मतलब ये 1 के ऐसा होगा, तो लाइक 1 पे चला गया, ऐसे समझ लो, इस तरह से कुछ। या जैसे तुम देखोगे इस तरह से हो सकता है कि ऐसा होगा, फिर बीच में ऐसा है, फिर ऐसा है ना, इस तरीके से। तो इस ये हमेशा तुम देख पा रहे होगे, ये इंक्रीजिंग टाइप का है, मतलब बीच में यहाँ कांस्टेंट है तो इंक्रीजिंग है या कांस्टेंट है, कभी डिक्रीजिंग तो होगा नहीं, क्योंकि डेफिनेशन कहता है कि नॉन डिक्रीजिंग है, राइट कॉन्टिन्यूअस है, मतलब पॉइंट पे और उसके राइट हैंड लिमिट हमेशा इक्वल होगी। मतलब ये है कि देखो यहाँ ओपन हो सकता है इस तरफ,
लेकिन लेफ्ट साइड में हमेशा क्लोज होगा। क्लोज का मतलब उस, और लेफ्ट साइड से मतलब इधर से कंटिन्यूअस होगा पॉइंट पे, और उसके राइट हैंड लिमिट पे वैल्यू हमेशा इक्वल रहेगी। सॉरी, तो मैंने उल्टा बनाया ना, ये लेफ्ट हैंड कंटिन्यू बना दिया, सॉरी। तो मेरा मतलब था राइट हैंड कंटिन्यूटी देखो चाहिए। बोलो बोलो। राइट हैंड कंटिन्यूटी ना, पॉइंट और उसके राइट हैंड लिमिट। पूछे ना, हम्म ये लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एफ जो 1 आया है, वो तो एक सर्टेन लिमिट पॉइंट जो हम लोग डिफाइन करते हैं रैंडम वेरिएबल, उसी का टोटल मास होता है ना ये। हाँ वही है। अब मैं रैंडम वेरिएबल पे आता हूँ। तो हाँ, तो मैं बात कर रहा था पॉइंट पे उसके राइट हैंड लिमिट की, है ना। तो मोर देन इक्वल टू वो सही था, ठीक है ना, मोर देन इक्वल टू होता है ना। पॉइंट पे और उसके राइट हैंड लिमिट की, ठीक है। पॉइंट पे और राइट हैंड लिमिट उसकी इक्वल रहेगी। ओके, जैसे अब मैं आता हूँ, जैसे कोई बोलता है कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, है ना, ये इसी को हम बोलते हैं CDF ऑफ एक्स। तो तुम आगे वर्ड लगा सकते हो, क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वही बात है। तो बताओ इसका डेफिनेशन क्या है। कोई पूछता है व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, ये रैंडम वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, वहां पे हम बात कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, सिंपल। तो एनी फंक्शन विच सेटिस्फाई दैट कंडीशन में भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कोई जरूरी नहीं उसका प्रोबेबिलिटी से रिलेशन होगा। हाँ, अब है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। तो इसका डेफिनेशन बताओ कोई, कैसे डिफाइन करते Sir, हैं। हम्म summation of probability of random variable of x less than equals to small x. ठीक है, मतलब आप ऐसा कुछ बना कर, मैं समझ गया। अगर वो डिस्क्रीट है तो समेशन प्रोबेबिलिटी मान लो जो भी है ना, एक्स लेस देन इक्वल टू टी, या ऐसा ले लो, या टी ले लो, टी फ्रॉम -2x ऐसा बोल दो, इस तरह चलेगा। या अगर कॉन्टिन्यूअस है तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना। लेकिन तुम्हें ये वर्ड नहीं पता है अभी, स्मॉल एफ एक्स क्या है यहाँ पे, तो ये सब चीज़ें भी आगे डिस्कस करेंगे, बस मुझे डेफिनेशन जानना है। ये तो बस ये डेफिनेशन इतना ही है। तो डेफिनेशन अगर तुम देखोगे, ओके, तो रेंज स्पेस है, हाँ जी। सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो इसमें तो इन्होंने पहले डिफाइन नहीं किया, आई थिंक दे हैव डिफाइंड लेटर ऑन। देखो, तो ये क्या होगा, जैसे फंक्शन एफ, ठीक है, इसका भी सेम ऑलमोस्ट डेफिनेशन है, बस मतलब डोमेन रेंज तो सेम ही आएगा, क्योंकि हर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक्चुअली किसी न किसी रैंडम वेरिएबल का CDF होता है। तुम कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिख लो। सो फंक्शन एफ फ्रॉम R201, ठीक है, is distribution function of random variable x such that जो fx of x होता है that is probability x less than equal to x। so ये बस तुम्हें इतना याद रखना है, this is the definition of CDF of x। किस रैंडम वेरिएबल x का CDF क्या होता है, so for all x belongs to R, can say कोई भी x हो सकता है, for all x belongs to R। अब तुम प्रूव कर सकते हो कि ये जो फंक्शन जो हमने लिखा है ये उन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तुम चेक कर लो, एक्स को, स्मॉल एक्स को -इंफिनिटी रखोगे तो एक्स की कोई वैल्यू आएगी नहीं, तो वो 0 हो जाएगा। एक्स को +इंफिनिटी रखोगे तो कैपिटल एक्स की सारी वैल्यू आ जाएगी। मैं बोल रहा हूँ स्मॉल एक्स को एक बार -इंफिनिटी रख के देखो, तो वो आउटकम्स, ये इसको अगर एलेबोरेट करूँ मैं, तो एफ एक्स ऑफ स्मॉल एक्स, ये कैपिटल एक्स है या स्मॉल एक्स है, तो इसका मतलब ये है प्रोबेबिलिटी, फिर से लिख रहा हूँ, एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, और इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ओमेगा सच दैट वो सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी जिसके लिए एक्स की वैल्यू उससे कम आती है। और इसी को मैं अगर थोड़ा और लिखूं तो ये वही चीज है, प्रोबेबिलिटी एक्स इनवर्स -इंफिनिटी टू एक्स, ये वही चीज है जो वहां हमने लिखा था।
तो कोई भी एक डेफिनेशन तुम बता सकते हो, तो ये सीडीएफ है। तो ये याद रखना आसान रहेगा, x लेस देन इक्वल टू x। जैसे क्वेश्चन एक कर लेते हैं, जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। अब यहाँ फिर से वही है, जैसे क्या है कि ये जो सीडीएफ है, अगर ये मान लो स्टेप फंक्शन है, स्टेप फंक्शन क्या होता है, तो जो जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ आएगा वो एक स्टेप फंक्शन होगा। जैसे मैं एग्जांपल एक दो देके दिखाता हूँ तो आसान रहेगा। हमने एक्स लिया था, अ कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है, तो एक्स हमने लिया था नंबर ऑफ हेड्स। तो आपको पता है कि आइदर 0 और 1, क्योंकि कॉइन पे या तो टेल आएगा, टेल है तो उस केस में नंबर ऑफ हेड 0 है, हेड आया तो नंबर ऑफ हेड 1 है। ओके, अब मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, और सबको पता है सैंपल स्पेस, तो हम जो ओमेगा लेकर चल रहे हैं, तो सैंपल स्पेस एच टी है, प्रोबेबिलिटी एच पे हाफ, टेल पे हाफ, जरूरी नहीं हाफ हाफ ही होगा, हो सकता है 1/3 और इस तरह 2/3 हो। अभी हाफ हाफ लिया है, और चलो मान लो इसको मैं ऐसे इन जनरल ले लेते हैं, चलो हाफ, और हाफ नहीं 1/3 2/3 लेते हैं, चलो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हाफ हाफ ही होगा। ओके, तो मतलब ये हो गया, तो इसका मतलब वही है, प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू x इज इक्वल टू 1 इज 1/3, और इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू x इज इक्वल टू 0 इज 2/3। इसमें किसी को डाउट तो नहीं आ रहा, जो चीज लिख रहा हूँ तो समझ आ रहा है। एक कॉइन को टॉस किया तो आइदर हेड आएगा या टेल आएगा, तो नंबर ऑफ हेड या तो 0 या 1, तो हेड पे प्रोबेबिलिटी 1/3 दिया हमने और टेल पे 2/3, ये डिफाइंड होगा क्वेश्चन में। तो x करस्पॉन्डिंग टू 1 पे प्रोबेबिलिटी मैंने 1/3 लिया है, 0 मतलब ये बाइस्ड कॉइन है, जिसपे हेड पे चांस 1/3 है, टेल आने का 2/3 है। अब क्वेश्चन क्या है, मैं पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज सीडीएफ ऑफ एक्स। क्वेश्चन इज व्हाट इज सीडीएफ ऑफ एक्स, या व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या क्युमुलेटिव फंक्शन एक्स, मतलब व्हाट इज एफ एक्स ऑफ एक्स। मतलब तुम्हें ये सोचना है, ओके प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स क्या होगा, तो कैसे लिखते हैं हम सीडीएफ को। सो व्हाट इज द सीडीएफ ऑफ एक्स, इसको लिख के देखो, लिख पाओगे। समेशन ओवर 0 से 1 हाँ, dx अब इसको एक साथ हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, समेशन ओवर, ठीक है, समेशन ओवर प्रोबेबिलिटी फिर समेशन ओवर एक्स हो जाएगा, तो तुम ऐसे लिख सकते हो। अगर डिस्क्रीट है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स समेशन ओवर एक्स, जो भी x की वैल्यूज हैं, इस तरह से t ले लो, t लेस देन इक्वल टू एक्स, ऐसे लिख दो, ऐसे लिखते हैं ना, ये तो मैथमेटिकली t लेस देन इक्वल टू एक्स, इस तरीके से। अब मैं पूछ रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर होगा। जैसे देखो, जैसे एग्जाम्पल चलो, x की वैल्यूज क्या है, 0 या 1 है, तो इसको तुम ब्रेक करना इस तरीके से, देखो 0 1 है तो हम पार्ट्स में लिखते हैं। ओके, अगर हमारा स्मॉल x लेस देन 0 है, तो बताओ उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, स्मॉल x के लेस देन 0 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। 2/3 नहीं, लेस देन 0, लेस देन 0, इक्वल नहीं लगाया हमने। पाई हो। हाँ 5, और जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0, यहाँ प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो x की वैल्यू, तो मैं बोल रहा हूँ देखो x जो है वो -∞ से 0 में कुछ भी ले लो, तो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन इक्वल टू एक्स। अब तुम सोचो स्मॉल x कोई भी एक नंबर है -∞ और 0 के बीच का, तुम अपना नंबर सेलेक्ट कर लो, कोई भी चाहो तो एक पर्टिकुलर नंबर उठा लो, -10 -100 -1 समथिंग। अब फिर तुम्हें ये देखना है, ओके आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है यहाँ पे मुझे, जिसपे x लेस देन इक्वल टू, ऐसा कोई आउटकम है नहीं जिसपे कैपिटल X की वैल्यू तुम्हारी नेगेटिव आएगी, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी 0 होगा। जरा ध्यान देना, यहाँ भी थोड़ा लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। मान लो x की वैल्यू 0 से हमारे पास लेस देन 1 लिया, अब देखो ये कैपिटल जो जो स्मॉल x है वो 0 1 के बीच का कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, तुम 0.5 ले लो, या 0 ले लो, 0.3 ले लो, इस तरीके से अब पुट कर दिया। तो तुम देखो कैपिटल X की वैल्यू 0.5 से कम होने के क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 0.5 से कम होने का मतलब है x की वैल्यू क्या हो सकती है, तो 0 ही होगी, और 0 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है ना, 0 का बट टेल पे था, टेल पे 0 है, और 0 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो यहाँ आएगा 2/3, और अब x है मोर देन इक्वल टू मान लो 1 और लेस देन इन्फिनिटी, इस तरीके से। अब देखो तुम्हारा स्मॉल x कोई 1 से बड़ा नंबर है, तो यहाँ तो हम ध्यान दो x को 1 से बड़ा रखना, मान लो 1.5 या 2, तो अब कैपिटल X 2 से छोटा होगा, इसके क्या चांस है,
कैपिटल एक्स 2 से छोटा होगा, इसके क्या चांसेस है? देखो, तो 0 1 दोनों आ गया, तो 0 पे प्रोबेबिलिटी 1/3 2/3 है और 1 पे 1/3 है, दोनों को ऐड कर लो तो फाइनली क्या हो जाएगा? ऐड ही तो करते हो ना तुम, याद होगा तुम्हें, ऐड करते हो 2/3 फिर प्लस 1 पे प्रोबेबिलिटी ऐड कर लो, हाँ तो ये 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम CDF को लिखते हैं। तो ये एक्चुअली CDF ऐसे लिखा जाएगा अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये CDF हुआ उस रैंडम वेरिएबल x का। और अगर इसका तुम ग्राफ बनाओगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि ये जो ग्राफ है ये इस तरह से कुछ आएगा। तो x की वैल्यूज क्या थी, मतलब रैंडम वेरिएबल जैसे मान लो ये है 0 और 1 पे चेंज होगा नेचर। तो x जब लेस देन 0 है तो वैल्यू 0 है, मतलब ये ग्राफ ऐसा होगा, 0 तक ऐसा आएगा, ठीक है। 0 पे ओपन है, ओपन मतलब ये किया। फिर जब x की वैल्यू 0 या 1 के बीच है तो वो 2/3 हो गया, चलो 2/3 में ये नंबर मान लेता हूँ। x जब 0 1 के बीच है, यहाँ डार्क कर रहा हूँ मतलब ये पॉइंट इंक्लूडेड है, और ओपन रहेगा तो एक्सक्लूडेड है, यहाँ ओपन कर दिया। और 1 पे क्या है, जब x की वैल्यू 1 हुई तो वैल्यू 1 पे चलेगी, ये 1 ले लो। तो यहाँ से ये, तो ये इसका ग्राफ है, किसका ग्राफ, इस वाले CDF का। देख लो, जिनको अभी भी पल्ले नहीं पड़ रहा है कोशिश करो समझने की, मतलब फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूँ खाली मैं। ये स्टेप फंक्शन है ना, इस इंटरवल में 0 लेना है, इस इंटरवल में 2/3 लेना है, इस इंटरवल में 1 लेना है। तो वही किया मैंने, कांस्टेंट फंक्शन है पार्ट्स में इंटरवल पे। उसमें यहाँ देख सकते हो ये जो जंप है ना, ये कितने का डिफरेंस है इस जंप में। तो यहाँ पे जो जंप है इसमें कितने का डिफरेंस है, इसको देखो, इस बीच का गैप कितना है 2/3 का, यहाँ 0 है, यहाँ 2/3 है। यहाँ फिर जंप है, इसमें कितने का डिफरेंस है, ये 2/3 और 1 में कितने का डिफरेंस है, 1/3 का। तो तुमने ये सुना होगा कि ओके, जो CDF में जो जंप होता है उस पॉइंट पे मास होता है। तो यहाँ 0 पे कितने का जंप है, देखो CDF फंक्शन यहाँ डिसकंटिन्यूअस है। अगर तुमसे पूछता है ये कॉन्टिन्यूअस है क्या, नहीं है, वो राइट कॉन्टिन्यूअस होगा, मतलब पॉइंट पे और राइट हैंड पे इक्वल है, बट ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है नहीं है। और ये स्टेप फंक्शन है, तो जिस पॉइंट पे जंप होगा, जहां जहां डिसकंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे कुछ प्रोबेबिलिटी आएगी। CDF में जहां जहां जंप होगा उस पॉइंट पे कुछ प्रोबेबिलिटी आएगी। सो यहाँ पे देखो, यहाँ जैसे डिसकंटिन्यूअस था, सो यहाँ पे क्या है, जैसे ये डिसकंटिन्यूअस है ना, मतलब जो ब्लैक हमने बनाया था, जैसे ये फंक्शन 0 से 1 में, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, तो बीच में डिसकंटिन्यूअस, जिस पॉइंट पे किस पे डिसकंटिन्यूअस है, 0 पे और 1 पे। तो 0 पे जितने का गैप है फंक्शन में वो एक्चुअली मास है उस पॉइंट पे। तो अभी इसको आगे और देख सकते हो कि जो जंप है वो मास होता है। एक दो क्वेश्चन और करके देखो, CDF निकाल के देखो, फिर शायद ज़्यादा समझ आए। जैसे एक क्वेश्चन अगर मैं लिखता हूँ कि जैसे देखिए, जैसे क्या है, अच्छा एक प्रोबेबिलिटी, ये तो CDF हुआ, एक तो सिंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वो पूछ रहा था ना अभी कोई कि किसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी डिफाइन करके उसको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं होगा, उसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। उसमें क्या है कि किस पॉइंट पे कितना प्रोबेबिलिटी है वो डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है, जैसे 11 में जो डिफाइंड है, जैसे वो टेबल बना के रखते हैं ना, उसमें x है और यहाँ px है, x के डिफरेंट वैल्यू और px की वैल्यू, तो इसका नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं। मतलब ये बताता है कि x की किस वैल्यू पे, मान लो जो भी है 10 तक है सपोज, तो x की किस पॉइंट पे कितना मास है। तो वहां सिर्फ डिस्क्रीट के लिए था ना, जो कि बाद में यही चीज PMF बन जाता है डिस्क्रीट के लिए, इसी को हम PMF बोलते हैं, और कॉन्टिन्यूअस के लिए इसको PDF बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो अभी मैं उसको डिफाइन करता हूँ, आते हैं PMF और उस पर। तो ये PMF एक्चुअली है जो टेबल था। इस CDF में किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, अगर नहीं है तो एक क्वेश्चन में दूंगा, तुम लोग ट्राई करके बताओ। इसमें क्या किया हमने, CDF फाइंड किया है एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करके। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, जरा उसका CDF बताओ मुझे निकाल के। क्वेश्चन है जैसे डाइस वाला लेते हैं, 2 डाइस आर थ्रोन। सर हाँ सर वो जो आप ग्राफ बनाए सर, उसमें अगर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछेगा तो सर कौन सा पॉइंट होगा?
क्योंकि देखो सर बताओ। अगर ऐसे देख रहे CDF तो सर 1 0 पे तो कंटिन्यूस हो रहा है, राइट कंटिन्यूस है 0 पे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी सेम है और आपका राइट साइड पे जा रहा है वो भी सेम है और 1 पे भी कंटिन्यूस है। तो सर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जब पूछेगा तो कौन सा पॉइंट पे बोलेंगे? देखो कहाँ कंटिन्यूस, देखो ये मैं ब्लैक से मैं ग्राफ बना रहा हूँ, दिख रहा है, ये है ग्राफ, फिर ये है ग्राफ, फिर ये है ग्राफ। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है, जिसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पेन उठाना ना पड़े, यू डोंट हैव टू लिफ्ट द पेन। बस ये फंक्शन तुम -∞ से स्टार्ट करो और +∞ की वैल्यू तक जाओ, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग, ग्राफ पे तो कहाँ कहाँ पेन उठाना पड़ेगा? तो यहाँ से तुम ड्रॉ करोगे, किस किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है, देखो कहाँ कहाँ ग्राफ में ब्रेक आ रहा है, किस पॉइंट मतलब एक्स की किस वैल्यू पे ब्रेक आ रहा है। देखो ये डिसकंटिन्यूटी है, तो देखा ये वाली, एक तो ये डिसकंटिन्यूटी है, एक ये डिसकंटिन्यूटी है, मतलब 0 और 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूस नहीं, कॉन्टिन्यूस मतलब क्या है कि तुम्हें ग्राफ बनाते हुए कहीं पेन उठाना ना पड़े तो वो कॉन्टिन्यूस होगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तुम यहाँ आओगे फिर पेन उठाओगे, फिर यहाँ आओगे फिर यहाँ आओगे, तो वो डिसकंटिन्यूअस है ये, किस पे, 0 तो और राइट 1। साइड से कंटिन्यूस नहीं होगा सर? वो तो डेफिनेशन ही, वो तो होगा ही, एक होता है राइट कॉन्टिन्यूटी, एक होता है कंटिन्यूटी। हम कॉन्टिन्यूस बोलेंगे तो वो तीन चीजें कॉन्टिन्यूस में है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू उस पे कॉन्टिन्यूस बोलेंगे। तो राइट कॉन्टिन्यूस बोलेंगे तो उस पॉइंट पे और उसके राइट हैंड लिमिट पे, ठीक है सर, दोनों समझ अलग गया। अलग चीज है। तो ये फंक्शन राइट कॉन्टिन्यूस हर पॉइंट पे होगा क्योंकि सीडीएफ है, डेफिनेशन ही कहता है। और अगर कॉन्टिन्यूस पूछेगा क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो नहीं है। ओके सर। CDF में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं करता था। सीडीएफ में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट नहीं करता, we can't find the point of discontinuity in CDF. क्या बात कर रहे हो भाई, यहीं पे देखो 0 और 1 पे यहाँ डिसकंटिन्यूस है ना, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एक रिजल्ट है, देयर आर एट मोस्ट काउंटेबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन अ सीडीएफ। तो काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो सकता है। डिसकंटिन्यूस मतलब सीडीएफ जरूरी नहीं कॉन्टिन्यूस होगा, यही एग्जांपल तुम्हारे पास है। हाँ, हम्म थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। जैसे अभी हाँ। इसी एग्जांपल में x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है ना? नहीं, 0 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, राइट कॉन्टिन्यूस होगा, कॉन्टिन्यूस नहीं है। क्यों नहीं है, देखो 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट आप हाँ लोगे, सर, राइट मींस राइट कंटिन्यूअस। हाँ राइट कॉन्टिन्यूस है, लेकिन कॉन्टिन्यूस नहीं है। कॉन्टिन्यूस होने के लिए उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड हाँ, लिमिट, मतलब राइट लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, भी इक्वल होना चाहिए। हाँ लेफ्ट साइड के पॉइंट हाँ पे वैल्यू और राइट साइड पे वैल्यू सेम ही आना चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं होगा, 0 के राइट हैंड साइड जाओगे तो वैल्यू 2/3 मिलेगी, और लेफ्ट साइड आओगे तो 0 मिलेगी, जो कि इक्वल नहीं है। तो 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है और 0 पे राइट हैंड लिमिट 2/3 है। सेम आ जाओ 1 पे, तो 1 के लेफ्ट साइड में देखोगे y की वैल्यू क्या है, मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो 2/3 आएगी। 1 के सॉरी लेफ्ट में 2/3 आएगी और राइट में देखोगे तो 1 मिलेगा। तो इसका मतलब है कि ये डिसकंटिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस होने के लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस वैल्यू पॉइंट पे वैल्यू तीनों इक्वल होना चाहिए, तो ये डिसकंटिन्यूअस। हाँ, तो ये बोल सकते हो कि दिस इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, जो fx हमने जो बनाया अभी, दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। और जहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पे मास होगा। मास होगा मतलब उस पॉइंट पे कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी जरूर होगी। अगर सीडीएफ जिस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है उस पॉइंट पे कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी जरूर होगी। कॉन्टिन्यूअस के केस मतलब जैसे मिक्स टाइप रैंडम वेरिएबल आता है कि कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट का मिक्सचर है, उसमें पॉइंट पे भी होता है और इंटरवल पे भी होगा। तो उस केस में क्या है कि जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे क्या प्रोबेबिलिटी है, x इज इक्वल टू 1 पे क्या प्रोबेबिलिटी है। कभी कभी क्या होता है, तुम्हें सीडीएफ का ग्राफ दे दिया, अब यही ग्राफ मान लो दे दिया तुम्हें, पूछेगा ग्राफ से, पूछेगा बताओ इसमें 0 पे क्या प्रोबेबिलिटी है, ग्राफ देख के बताओ। ऐसा क्वेश्चन होते हैं कि ग्राफ देख के आपको बताना है कि 0 पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप क्या देखेंगे कि 0 पे डिसकंटिन्यूअस है क्या, अगर डिसकंटिन्यूअस नहीं होता तो प्रोबेबिलिटी 0 होती, लेकिन डिसकंटिन्यूअस है 0 पे तो देखेंगे कितने का जंप है, मतलब कितना जंप लग रहा है ग्राफ में। तो 0 लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में कितना है गैप, इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में कितने का डिफरेंस है। ऐसा समझ लीजिए कि उस फंक्शन के सॉरी राइट हैंड लिमिट में से लेफ्ट हैंड लिमिट घटाना है, तो ये एक्चुअली जंप होता है। राइट हैंड लिमिट में से लेफ्ट हैंड लिमिट में कितने का गैप है। तो इस पॉइंट पे आप देखोगे तो 0 के राइट हैंड लिमिट है 2/3 और 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट है 0, तो इसीलिए
जीरो पे प्रोबेबिलिटी आएगी 2/3, मतलब जीरो पे 2/3 मास है, मतलब प्रोबेबिलिटी है। और ऐसे 1 पे चेक करना है तो 1 की राइट हैंड लिमिट माइनस 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट। अब चेक करो 1 पे राइट हैंड लिमिट क्या, 1 के राइट में जाओगे तो फंक्शन की वैल्यू मिल रही है 1 y की, ठीक है। और 1 के लेफ्ट में आओ तो देखो फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है CDF की 2/3। तो डिफरेंस देख लो 1 माइनस 2/3 1/3, तो मतलब 1 पे 1/3 का जंप है, मतलब प्रोबेबिलिटी 1/3 है, ये चीज है। Got it. और ये स्टेप फंक्शन है। स्टेप फंक्शन क्या होता है, इस तरह कांस्टेंट फंक्शंस होते हैं इंटरवल्स में। तो ओके, ये तो मैंने CDF एक बनाया है, अभी मैं चाहता हूँ एक और बना कर देखो जैसे क्या होगा कि CDF बनाओ उसका ग्राफ भी बना कर देखो, कुछ क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ये था कि मान लो 2 dice are thrown, okay, and X is sum of the outcomes obtained, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है फाइंड CDF of X and draw their graph। जरा इसको ट्राई करके देखो, ये इजी क्वेश्चन है, जो लोग समझ गए वो कर सकते हैं, डिस्क्रीट का ही है। सो 2 डाई को थ्रो किया, एक्सपेरिमेंट आ गया, एक्सपेरिमेंट के साथ एक रैंडम वेरिएबल गिवन है, सम ऑफ द आउटकम्स, 2 डाइस पे जो भी आउटकम है उसको ऐड करना है। अब इस रैंडम वेरिएबल का CDF बताना है मुझे और फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो CDF से पहले मुझे PDF बता देना चाहिए, लेकिन ठीक है अभी पहले ये डिस्क्रीट है तो निकाल सकते हो, फिर अभी डिस्कस, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं PMF और PDF। अच्छा, ये जो मैं लिख रहा हूँ अगर तुम्हें देखना हो, ये जो हमने लिखा है लास्ट में, इसी को हम PMF बोलते हैं। अगर मैं X की बात करूँ इसमें, सो दिस इज कॉल्ड PMF ऑफ रैंडम वेरिएबल X। PMF में क्या होता है, तुम्हें ये पता है कि इस पॉइंट पे कितना मास है, टोटल का सम 1 होगा। तो अभी मैं इसको डिफाइन करता हूँ, डेफिनेशन लिखता हूँ PMF क्या होता है। ऐसे मतलब है कि किस पॉइंट पे कितने प्रोबेबिलिटी है और टोटल का सम 1 होगा। ये सब लोग करके बताओ मुझे क्या आंसर है।
सर ये सम ऑफ क्या लिखे हैं? Sum of the outcomes. Outcome. किसी को आंसर आया क्या इस क्वेश्चन का? यस सर। ओके सर तो लेस देन एक्स लेस देन 2 से स्टार्ट होगा और Sir, I am इसी का error. 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 3 ये बढ़ते जाएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 12 तक। और इसका प्रोबेबिलिटी जो होगा वो आएगा 0 1/36 3/36 6/36 करके बढ़ रहा है। ठीक है तो पॉइंट तो प्रोबेबिलिटी रहेगा, सबको ऐड करते चले जाएंगे, लास्ट तक पहुंचना जाएगा। हाँ fine, इसलिए हमारा सीडीएफ हो। तो चलो मैं एक बार पीएमएफ भी डिफाइन कर देता हूँ। तो पीएमएफ क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ये डिस्क्रीट के लिए होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। इसका मतलब क्या होता है कि तुम्हें ये देखना है कि किस पॉइंट पे कितनी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू एक्स आई, जो भी वैल्यूज रैंडम वेरिएबल की है, लाइक मान लो एक्स आई है तो उसको हम स्मॉल पी आई लिख देते हैं। ठीक है, सो लाइक यू कैन से सपोज x हैज पॉसिबल वैल्यूज x1 x2 और मान लो xn है। ठीक है, और ईच एक्स आई प्रोबेबिलिटी पी आई है। इस तरीके से सच दैट दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन है कि ईच पी आई मस्ट बी पॉजिटिव एंड सेकेंड कंडीशन है समेशन ऑफ पी आई फ्रॉम 1 to n दैट मस्ट बी 1। तो ये कंडीशन किसके लिए है? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का डेफिनेशन है कि अगर x की रैंडम वेरिएबल x डिस्क्रीट है तो उसकी कुछ पॉसिबल वैल्यूज होंगी, लाइक स्मॉल x1 स्मॉल x2 स्मॉल x3 एंड अप टू स्मॉल xn। ठीक है, और उसके बाद सो ईच पी आई, मतलब एक्स आई प्रोबेबिलिटी मैंने पी आई डिफाइन किया, लाइक x1 पे p1 है, x2 पे p2 एंड सो ऑन। तो ये 12th क्लास की बुक में देखोगे तो इसी को लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, जो कि यहाँ पीएमएफ है, कोई मतलब है। तो किस पॉइंट पे कितना मास है, तो पी आई इज द मास एट पॉइंट एक्स आई, सो ईच पी आई मस्ट बी पॉजिटिव एंड समेशन शुड बी 1, सो दैट विल बी कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। फिर आता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है? वो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए होता है। सो एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ना। तो यहाँ जो लिखा था हमने, इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हैं PMF। ठीक है, ऑफ रैंडम वेरिएबल x, ये PMF है, ये जो डिफाइन किया। और अभी जो डिफाइन करेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो शॉर्ट में लिखते हैं PDF ऑफ रैंडम वेरिएबल x। तो डेफिनेशन तुम सबको पहले से ही पता ही होगा
कि लाइक क्या है, एक फंक्शन है, और फंक्शन एफ, स्मॉल एफ है, कोई फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड पीडीएफ ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स इफ। तो यहाँ भी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि एफ एक्स मस्ट बी पॉजिटिव फॉर ऑल, ठीक है, एफ एक्स होना चाहिए, मतलब वो तो डोमेन जो भी होगा, एफ एक्स पॉजिटिव होना चाहिए फंक्शन, और दूसरा होगा इंटीग्रेशन ओवर दिस, you can define like for all x equals to r, and यहाँ मुझे लगता है इक्वल टू भी कर दो, ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ भी तुम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही, यू कैन पुट इट इक्वल, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो ग्रेटर इक्वल टू 0, यू कैन पुट इट, so like fx should be more than equal to 0 for all x equals to r, and this integration of fx minus integral that should be 1, so that is the condition for pdf। तो ये डेफिनेशन है, नॉन नेगेटिव एंड इंटीग्रल शुड बी 1, यहाँ नॉन नेगेटिव एंड समेशन शुड बी 1। तो डिस्क्रीट है तो समेशन, कॉन्टिन्यूअस है तो इंटीग्रेशन। और CDF दोनों के लिए कॉमन तरीके से डिफाइन होता है। फिर लिखता हूँ CDF ऑफ एक्स, तो ये तुम्हें पता है कि नोटेशन है fx ऑफ एक्स एंड डेफिनेशन है x लेस देन इक्वल टू x, दोनों के लिए कॉमन CDF की डेफिनेशन कॉमन है। अब वही डिफाइन करोगे, तो वही समेशन लगाओ या उस पर तुम इंटीग्रेशन लगाओ, वो चीज़ है ना। तो इसको तुम अलग अलग डिफाइन करना चाहो तो डिस्क्रीट के लिए समेशन लग जाता है, यहाँ t लेस देन इक्वल टू x, और वही चीज़ अगर तुम कॉन्टिन्यूअस के लिए डिफाइन करो तो लाइक यहाँ t लिख लो, यहाँ भी x की जगह, तो ft dt, ठीक है, ft dt, एंड t की वैल्यू क्या होगी, माइनस इक्वल टू एक्स। t लेस देन एक्स का मतलब क्या हुआ, माइनस इक्वल टू एक्स, ये डेफिनेशन है। तो ये है फॉर डिस्क्रीट और ये है फॉर कॉन्टिन्यूअस। तो जस्ट ये डेफिनेशन है, इसमें भी किसी को डाउट है तो बताओ, डेफिनेशन तुम्हें जस्ट याद रखना है कि व्हाट इज द डेफिनेशन। तो CDF की कॉमन डेफिनेशन दोनों के लिए, PDF की अलग अलग है, इंटीग्रेशन एक का, समेशन। तो एक्सपैंड किया तो भी दो अलग अलग चीज हो गया, लेकिन कॉमन यू कैन रिमेंबर दिस, ठीक है। तो PMF, PDF एंड CDF। अब इस क्वेश्चन पे थे हम, तो आई होप सबने को सॉल्व कर लिए होंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो 2 dice are thrown, x is sum of the number obtained, so what is CDF? You may be asked find PMF, find PMF। PMF मतलब है कि x की किस वैल्यू के लिए कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो फाइंड PMF, फाइंड CDF, ड्रॉ देयर ग्राफ, ग्राफ ऑफ लाइक PMF के ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, CDF का ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, बस जैसे तुम लोगों को पता है, उस क्वेश्चन के लिए अगर सॉल्व करूंगा, ओमेगा क्या होगा, 1 1 1 2 1 3, टोटल 6 6 तक, तो 36 आउटकम्स हैं टोटल, एंड x है सम ऑफ द नंबर ऑफ 10, तुम्हें पता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ईच आउटकम के करस्पॉन्डिंग तुम प्रोबेबिलिटी निकालो, सो दैट विल बी योर PMF। ईच आउटकम के करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो PMF है। सो 2 पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सम 2 कब आएगा, जब आउटकम 1 1 होंगे, तो एक है 36 में से। प्रोबेबिलिटी 3 पे क्या होगा, तो सम 3 कब आ सकता है, x था ना सम ऑफ द 2 आउटकम, तो x 3 कब होगा, जब आउटकम 1 2 है या 2 1 है, तो 2/36। x की वैल्यू 4 कब होगी, 3/36। x की वैल्यू 5 कब होगी, 4/36। अब तुम काउंट कर लेना आउटकम टोटल, 6 कब होगी, 5/36। x की वैल्यू 7 कब होगी, तो 6/36। तो ये हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होता है। अब इसके बाद डिक्रीज करेगा, 8 पे तुम चेक करोगे तो लाइक 2 6 6 2 5 3 3 5 4 4, तो 5 आउटकम आएगा 36 में से। अगेन 9 पे यू काउंट, 4 आएगा, 10 पे यू काउंट, 3 होगा, एंड 11 पे यू काउंट, तो 2 होगा,
36 एंड 12 पे काउंट करो, दैट विल बी 1/30. सो ये जो हमने लिखा है ईच पॉइंट पे मास, दैट इज द पीएमएफ. यू कैन से दिस इज द पीएमएफ, probability at each point. You can say all are non-negative. You can see all are non-negative, and sum if you add all you will get 1. तो ये तो हमारा आया क्या, PMF. इसका ग्राफ बनाना चाहो ग्राफ भी बना सकते हो. ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा, तुम्हें बस इस तरह से देखना है x की वैल्यूज क्या है. ओके 2 से स्टार्ट हुआ, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. मैं अभी PMF का ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है. बाकी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली 0 होगा. जिस पॉइंट पे नॉन जीरो है वो यहाँ लिखा है, जिस पॉइंट पे नहीं लिखा है मतलब वो 0 है. तो बाकी पे लिखने बस वही पॉइंट है. 2 से स्टार्ट हुआ, 2 पे कितनी प्रोबेबिलिटी थी 1/36. चलो मान लो यहाँ पे 3 पे कितनी थी 2/36, 4 पे 3/36, 5 पे 4/36. तो इस तरह से मैं एक रफली वो ले रहा हूँ, तुम इक्वल डिस्टेंस दे सकते हो जाओ. 2/36 मान लो 3/36, 4 था 5, 7 पे था 6/36. उसके बाद घटना शुरू हो गया था. 8 पे था 5/36, 9 पे 4, फिर 10 पे 3, 11 पे 2/36 एंड 12 पे 1/36. इस तरीके से. तो ये तुम्हारा ऐसे ही ग्राफ डॉट डॉट रहेगा क्योंकि हमने पीएमएफ ग्राफ बनाया था. ईच पॉइंट पे इसकी वैल्यू जो है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट, बाकी पॉइंट पे 0 है. ठीक है. सीडीएफ लिखते तो क्या होता है, इसमें किसी को डाउट है तो पूछना हो क्या कर रहे हैं. बस उस पॉइंट पे बस लोकेट कर रहा हूँ कितना कितना मास है, बाकी पे 0 है नहीं लिखा तो. सीडीएफ भी बता ही देता हूँ. तो सीडीएफ में क्या है, हम ऐड करते जाते हैं. देखो तुम इसी को ध्यान रखना, तुम क्या करते हो सीडीएफ में ऐड करते जाते हो. जैसे सीडीएफ क्या होता है, fx ऑफ x प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x. अब तुम ऐड करते जाओगे. सबसे पहले जब तुम्हारा x की वैल्यू, चलो तुम ले लो लेस देन 2 से स्टार्ट है, तो लेस देन 2 लोगे तो कैपिटल X की एक भी वैल्यू नहीं है लेस देन 2 में, प्रोबेबिलिटी 0 हो गई. जब स्मॉल x की वैल्यू तुम 2 से ज़्यादा या इक्वल लेस देन 3 लो, तो अब तुम क्या करोगे, x की वैल्यू 2 पे क्या है वो लिखोगे. तो वो था 1/36, 1/36. अब x की वैल्यू 3 से 4 के बीच. अब तुम देखो जो हमने पीएमएफ का ग्राफ बनाया ना उसमें भी तुम ऐड कर सकते हो कि x 3 से 4 के बीच का है, तो दोनों को ऐड कर लो. 2 पे प्रोबेबिलिटी क्या था उसको ऐड कर लो, 3 पे प्रोबेबिलिटी क्या है उसको ऐड कर लो. यू हैव टू कीप एडिंग, सीडीएफ है ना, तो कीप एडिंग. ये बिल्कुल वैसे है जैसे तुम्हें अगर याद आ रहा हो, जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, बचपन में एक्स आई होता था FI होता था, यहाँ हम लिखते थे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो याद है जहाँ 1 है 5 है 6 है 3 है 2 है 1, हम क्या करते थे 1 का 1, 1 + 5 6, 6 + 5 11, 11 + 3 14, 14 + 2 16, 16 + 1 17. ये याद है. तो यही CDF एक्चुअली हम लिखते हैं यहाँ पे. ये जो है CDF ही है. तो उसमें क्या है, ऐड करते चले जाते हैं. पहले वाला सेम रहेगा, बाकी में ऐड होता चला जाएगा. तो वही यहाँ पे CDF में होता है, ऐड होता चला जाएगा. 0 से लेस देन में कुछ नहीं है, 2 पे 1/6 है, 3 पे x की वैल्यू 3 4 के बीच है, तो 3 से छोटी वैल्यू पे जितनी प्रोबेबिलिटी है सबको ऐड कर लो. तो 2 3 दोनों पे ऐड हो जाएगा. तो 2 पे था 1/36, 3 पे था 2, तो ऐड होकर 3 हो जाएगा. x 4 से 5 के बीच ले लो वैल्यू, तो 4 से 5 है तो फिर से 1 2 3 4 तीनों पे ऐड करना पड़ेगा. जो भी ऐड कर लो, तो 1 2 3, तो ये 6 हो गया. ऐसे ही x की वैल्यू 5 से 6 के बीच है, तो अब 5 तक जो भी ऐड कर लो, तो 6 प्लस आई थिंक 4 हो जाएगा 10/36. चेक करना कैलकुलेशन है ना, तो ऐड करते जाओ 1 2 3 4 10. ठीक है. फिर अगला होगा 15/36, फिर आ जाएगा 21/36, फिर 7 ऐड होगा तो 7 हो जाएगा 28/36. ठीक है 7 तक. सॉरी 7 नहीं होता, 6 के बाद 5 हो गया ना. तो 6 के बाद 5 हो गया, तो यहाँ तुम्हें लास्ट वाले में, यहाँ तक ठीक है 6 तक का सम. अब 5 जोड़ना है, तो 5 जोड़ोगे तो 26 होगा.
फिर इसमें 4 जोड़ोगे 30, फिर इसमें 3 जोड़ोगे 33, फिर 2 जोड़ोगे 35 और लास्ट में हमेशा 1 आएगा। तो 1 जोड़ोगे तो 36/36 दैट इज, और ये कब होगा जब x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 12 आएगी। ये कब होगा जब x की वैल्यू 11 से 12 के बीच है। ये कब है जब x की वैल्यू 10 से 11 के बीच है। ये कब है जब x की वैल्यू 9 से 10 के बीच है। ये कब है जब x की वैल्यू 8 से 9 के बीच, और ये कब है जब x की वैल्यू 7 से 8 के बीच है। दिस इज वैल्यू लेस देन इक्वल टू मोर देन इक्वल टू 6 लेस लाइक दिस। तो इस तरीके से लास्ट में हमेशा 1 आ जाएगा। तो ये मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नोइंग इट, तो रिवीजन हो गया होगा या बस ऐसे ही, ठीक है ना। तो ये सबको पता है। तो ये था मतलब पीएमएफ किस पॉइंट पे कितना मास है, टोटल सम 1 आना चाहिए और नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, और सीडीएफ क्या है, एक एक पॉइंट को ऐड करते चलिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्टिन्यूअस के लिए बात करेंगे, इस पर और क्वेश्चंस करेंगे हम। तो अभी इसका मैं क्वेश्चंस देख नहीं रहा हूँ, सो विल सी द क्वेश्चंस। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, सो यू कैन ट्राई इट। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में इसी को मैं कंटिन्यू करूँगा जो रह गया होगा। सर सर ये जो सीडीएफ है, सीडीएफ से पीडीएफ वाले बता दीजिए ना सर एक बार। जब माइनस वाला हम लोग करते हैं तो सर एक बार वो पर क्लियर कर दीजिए ना। हाँ, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखते जाओ, हर पॉइंट पर डिफरेंस देखो, यू कैन सी द डिफरेंस। जैसे मान लो सर इसमें कुछ चेंज नहीं होगा सर? इंटरवल में कुछ चेंज नहीं होगा उससे? इंटरवल नहीं, तुम या तो जंप देख लो, हम जंप ही देखते ना। ये तो कॉन्टिन्यूअस का सीडीएफ है, सॉरी डिस्क्रीट का सीडीएफ है। तो देखो 0 से 2 से पहले था प्रोबेबिलिटी 0, 2 पे 1/6 36 प्रोबेबिलिटी होगी। ये स्टेप फंक्शन है, तुम्हें बस जंप काउंट करना है। तुम इसका अगर ग्राफ बनाओगे, मैं कहता हूँ सीडीएफ ग्राफ बनाओ, देखो अगर ग्राफ बनाता हूँ तो इजीली समझ आएगा। तो अगर तुम सीडीएफ का ग्राफ बनाओगे, ये एक्स है इधर और इधर तुम्हारा सीडीएफ है ऊपर एफ एक्स। अब देखो अगर x की वैल्यू 2 से छोटी है तो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी 0 था। इस तरह से कांस्टेंट फंक्शन आया 0। अब जब x की वैल्यू 2 से ज़्यादा है, 3 से कम है, 2 3 के बीच है, तो प्रोबेबिलिटी है 1/36। जब 3 4 के बीच है तो 3/36। जब 4 5 के बीच है तो 3 + 3 6 हो गया था। तो ये सीधा नंबर, ठीक है, 3/36 से 6/36। इस तरह से ऐड करते जाओ 6/36, फिर ये ऐड ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, ये स्टेप फंक्शन है। और ये हर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, इस तरह से होता रहेगा। ये 1 तक जाएगा, ठीक है। और यू कैन सी इट इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। तो ये वाला नंबर 1/36 लिया हमने, ये वाला नंबर है 3/36, नेक्स्ट है 6/36। इस तरीके से आगे जाओगे तो लास्ट में जब जहाँ पे भी 12 आएगा, लाइक 6 7 8 9, इस तरह से 10 11, इस तरह से जहाँ भी 12 आएगा, 11 और आगे होगा 12। तो ये जैसे ये 12 है ना, तो 12 के बाद जो होगा, 12 के आगे x की वैल्यू है तो वैल्यू 1 हो जाएगी। सो लाइक गिव यू 1। तो ये जो होगा जो लास्ट है ये 1 है, उसको ऊपर नहीं जाएगा। बाकी बीच में वो पॉइंट्स हैं जो लिख सकते हो। अब तुम देखो बस डिफरेंस का काउंट कर लो, जिस जिस पॉइंट पे जंप है उस पर प्रोबेबिलिटी है। मतलब या तो तुम्हें डायरेक्टली वहाँ से डिफरेंस देख लो, नहीं तो यहाँ देखो। ओके, ये इस पॉइंट पे 1/36 और 0/36, मतलब डिफरेंस कितने का 1/36। इस पॉइंट पे कितने का गैप है, 3/36 और 1/36 में कितने का गैप हुआ डिफरेंस, तो 3 - 1 2/36, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट कितने का गैप है, 6/36 3/36 गैप देख लो डिफरेंस। तो बस हर पॉइंट पे डिफरेंस देखते जाओ, वो तुम्हारा पीएमएफ आ जाएगा सीडीएफ से, ठीक है। डिस्क्रीट के लिए जस्ट डिफरेंस देखना है, मतलब उस पॉइंट पे राइट। सर जैसे कोई हाँ सर ठीक है सर, समझ गया सर। तो यहाँ डिफरेंस कर रहे हैं और वही कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में डिफरेंशिएशन करते हैं, और यहाँ जस्ट डिफरेंस लेते हैं, उसके राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के बीच का डिफरेंस। किसी भी पॉइंट पे उसका राइट हैंड लिमिट, राइट में देखो वैल्यू क्या जा रही है, लेफ्ट साइड में वैल्यू क्या जा रही है, उसका डिफरेंस लो। दैट इज द मास एट दैट पॉइंट इन द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए। हाँ जी, तो और किसी को कुछ पूछना है तो ये एग्जांपल तो ठीक है, तो इसी को मैं कंटिन्यू करूंगा। तो आज हमने क्या डिस्कस किया है, सो व्हाट इज रैंडम वेरिएबल, कुछ एग्जांपल्स देखे हैं।
देन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, पीएमएफ, पीडीएफ, सीडीएफ। तो इस पे और क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे और इस पे और मैं डिस्कशन करूंगा। सो ये बहुत अच्छा टॉपिक, इस पे क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं और एग्जाम में भी आते हैं एक दो क्वेश्चन हमेशा। तो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में भी, फिर क्वेश्चंस भी देखेंगे। चलो तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन आस्क। और अगर नहीं है देन ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड नाइट। सर जी सर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स को हम स्टेप फंक्शन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना? नहीं, ऐसा है ना, नहीं होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर और लिस्ट इंटीजर को बोल सकते हैं। हाँ, जो कांस्टेंट फंक्शन है और इस तरह से स्टेयर्स टाइप है, वो स्टेप फंक्शन होगा। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ओके ठीक है। चलो गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर।